गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्लास होगी, उषा मिश्रा क्यों नहीं होगी क्लास? मैं आप लोगों को हर बार बोलती हूँ, हर रोज बोलती हूँ कि अगर 5-7 मिनट क्लास लेट हो जाए तो प्लीज हैव पेशेंस, क्योंकि एक्चुअली 6:30 तक क्लास दूसरी चल रही होती है, तो उस क्लास को ऑफ करने में और उसको स्टार्ट करने में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो प्लीज थोड़ा पेशेंस के साथ बैठें। ये मत बोले कि अगर 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया तो क्लास होगी नहीं होगी। क्लास बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी क्लास? क्लास जिस दिन नहीं होगी आपको स्केड्यूल में ऑफ लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? जो हमारी एप्लीकेशन है, जो अपना ऐप है, उस पर आप देखेंगे फ्रंट पेज पे, सबसे पहले वाले पेज पे जब हमारा स्केड्यूल अपडेट होता है तो उसके अंदर पहले पेज में अगर क्लास नहीं होगी तो आपको ऑफ लिखा हुआ मिलेगा, या आपकी जहां क्लास चलती है वहां पर क्लास लगी हुई नहीं होगी अगर क्लास नहीं है तो। बाकी ये बार बार यहाँ आकर कमेंट मत किया करें क्लास होगी नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो आपको हमारी जो टीम है, मैनेजमेंट की टीम है, वो यहाँ पर एक मैसेज छोड़ देगी कि आज क्लास नहीं है, ठीक है? तो बच्चा थोड़ा सा पेशेंस रखा करें आप, क्लास बिल्कुल होगी। जिस दिन नहीं होगी आपके स्केड्यूल में ऑफ आ जाएगा, और ऐसा कभी होता ही नहीं, बहुत रेयर केस में होता है कि कभी क्लास ना हुई हो, ठीक है? चलिए, तो वंस अगेन गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, तो पहली बात तो कुछ बच्चे नए होंगे इस बैच में जिनका आज फर्स्ट क्लास होगा आई थिंक। तो जो नए बच्चे हैं तो प्लीज़ वो पुरानी वीडियोस देखें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। मैम एनटीपीसी एडमिट कार्ड कब तक आएगा? जीएस एमसीक्यू क्लास टाइम चेंज होगा। उमेश मीर एनटीपीसी का एडमिट कार्ड कब तक आएगा ये तो मैं कुछ नहीं बता सकती बेटा इस पे। और जीएस एमसीक्यू क्लास मॉर्निंग में है 9:30 to 11, ठीक है? मैम मैं जीएस स्पेशल 4 ले आऊँ आज। ओके, इट्स गुड। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हाँ, तो बार बार प्लीज़ ये नहीं पूछें कि क्लास नहीं हुई है। और जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास है, जिन बच्चों को लाइव आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं या आज जिन लोगों ने बैच परचेज किया है, तो उन सबका स्वागत है साइंस स्पेशल 3 बैच में। और जितनी भी क्लास हो चुकी है, 9 या 10 जितनी भी क्लास हो चुकी है, तो प्लीज़ वो लास्ट क्लास वहाँ पर पढ़ लें ताकि आप लोगों को आगे का कुछ इजी लगे आपको, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है? चलिए मैम, कल मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम है, दुआ कीजिएगा। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए। मैम टाइम चेंज करो प्लीज़। विष्णु कुमार आप यहाँ पर बार बार मत बोलिए, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ 25 अगस्त के बाद आपका टाइमिंग चेंज होगा, 25 अगस्त के बाद हो जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलिए, हो गया, अब क्लास स्टार्ट करें। तो कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? तो मैम हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। एक्चुअली अगर मैं आपसे बोलूं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे थे तो आप बोलेंगे ब्लड नहीं, हम ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। एक्चुअली हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ह्यूमन ब्लड। हमें किसका ब्लड पढ़ना है? हमें मनुष्यों का, हमें मानव के शरीर के ब्लड के बारे में पढ़ना है, राइट? तो हमें जो पढ़ना होता है हमारे सिलेबस में, हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हमें सिर्फ हमारे ब्लड से मतलब है, क्योंकि हमारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ना है। और कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? तो कल मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ाई। हाँ, तो कुछ कल मैंने आपको बेसिक चीजें पढ़ाई, जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया? तो मैंने आपको पढ़ाया कि पवन क्लास चल रही है बेटा, प्लीज एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर ले। तो मैम आप बोल रहे थे एमसीक्यू बैच की फी 350 है, लेकिन ऐप पर 500 दिखा रहा है। पप्पू यादव आप शायद सुनते ढंग से नहीं है। मैंने कहा था जब आप प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे VASX9999 तो आपकी फी 350 होगी, ठीक है? प्लीज आप फालतू की बातें मत करें। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम। देखिए, तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया कि ब्लड होता क्या है, कुछ हमने नॉर्मल बातें की ब्लड की, कि ब्लड होते क्या है। तो देखिए ब्लड क्या होता है, मैंने बताया होगा कि जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, या जो ब्लड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, हम इसे सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि जो ब्लड है उस ब्लड कितना होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ऑन एन एवरेज एक डॉक्टर या एक साइंस की लैंग्वेज में एक हेल्दी इंसान में अगर वो मेल है तो उसमें 6 से 7 लीटर होना चाहिए। बट
अगर वो फीमेल है तो उसमें 5 से 6 लीटर होना चाहिए। और टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होना चाहिए? 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। कहने का मतलब है आपका जितना भी बॉडी वेट है उसका 7% हम में क्या होना चाहिए? ब्लड होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्लड कहाँ बनता है? तो मैंने आपको बताया था जो हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, और हड्डियां कितनी होती हैं? 206 होती हैं। तो हड्डियों के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली पार्ट है, वहां पर क्या बनती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो वही क्या होती है? हमारा ब्लड का पार्ट होता है। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो ब्लड है हमारा, उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। और जब जब आप साइंस में कोई कलर पढ़ोगे उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? कलरिंग पिगमेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? आप बताओगे इसके अंदर हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। और हेमोग्लोबिन में मैम ने क्या पढ़ाया था? तो मैम आपने पढ़ाया था हेमोग्लोबिन में जो हिम होता है वो क्या होता है? ये हिम आयरन कंपाउंड। हिम इज आयरन कंपाउंड, बट ग्लोबिन इज प्रोटीन। और किस कलर का प्रोटीन होता है मैम? रेड कलर का प्रोटीन होता है। तो बेसिकली हमारे ब्लड में रेड कलर का प्रोटीन आ गया तो हमने उसको क्या बोल दिया? हमारे ब्लड का कलर कैसा हो गया? तो हमारे ब्लड का कलर कैसा हो गया? तो मैम वो रेड कलर हो गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ऐसे मैंने आपको एक और पढ़ाया कि एक और मैंने पढ़ाया, इसके बाद एक सेंटेंस और लिखवाया था मैंने कि जो ऑक्टोपस होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है? ब्लू कलर का। किस पिगमेंट की वजह से? तो वो हीमोसाइनिन या हीमोसायानिन बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्लड को मेजर कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? हीमोसाइटोमीटर। अब आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें ब्लड का कंपोजिशन पढ़ना है कि हमारा ब्लड होता तो है बट इस ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, कौन सी चीज कितने परसेंट में होती है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप इस ब्लड के अंदर। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड कहने का मतलब हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या पदार्थ मिले हुए हैं, क्या क्या चीजें होती हैं हमारे खून के अंदर। और हमारे खून के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्लड में मेनली 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? तो आप बताओगे हमारे ब्लड में 2 चीजें हैं। एक साइड आप लिखोगे हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट। हमारे ब्लड में जो हमारा ब्लड क्या है? वो लिक्विड है। ब्लड के अंदर क्या है? लिक्विडिटी है। और वो लिक्विडिटी किसकी वजह से है? तो आप बताओगे ब्लड के अंदर कुछ लिक्विड पार्ट होता है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? तो मैम yesterday asked क्वेश्चन इन एमटीएस 2 चैम्बर किस में होते हैं? तो आई ऑलरेडी टोट यू कि 2 चैम्बर किस में होते हैं? तो जो फिशेस होती हैं, जो मछली होती हैं, उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो आप बताओगे कितने? तो आप बताओगे 2 चैम्बर होते हैं। राइट। तो वीरेंद्र वहां पर ऑप्शन में होगा और मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ। तो आप बताएंगे हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट। हमारे ब्लड में 2 चीजें होती हैं, एक है लिक्विड पार्ट और दूसरा आप बताएंगे हमारे ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट होता है। क्या होता है? सॉलिड पार्ट, जिसको आप क्या बोलोगे? ठोस पदार्थ। तो एक लिक्विड पार्ट है और एक सॉलिड पार्ट है। अब क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि लिक्विड पार्ट का नाम क्या है और सॉलिड पार्ट का नाम क्या है? लिक्विड पार्ट का नाम क्या है एंड सॉलिड पार्ट का नाम क्या है? आप बताओगे लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। रुधिर के तरल पदार्थ को प्लाज्मा कहा जाता है। रुधिर के अंदर जो लिक्विडिटी है, हमारे ब्लड के अंदर जो लिक्विडिटी है वो किसकी वजह से है? वो प्लाज्मा की वजह से है। दूसरा, ब्लड के सॉलिड पार्ट को नाम क्या देते हैं? तो आप बताओगे ब्लड के सॉलिड पार्ट को ब्लड सेल्स, या इसका नाम होता है कॉप्स्यूल्स, या इसका नाम होता है कॉप्स्यूल्स। सेल्स को हिंदी में लिखेंगे कोशिका और कॉप्स्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं कणिकाएं। कणिकाएं। तो कहने का मतलब हमारे ब्लड में एक साइड है सेल्स और एक साइड क्या है? तो आप बताएंगे लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट का नाम क्या है? प्लाज्मा। अब आप सब जानते होंगे कि हमारे ब्लड में कितने टाइप की सेल्स होती हैं? 3 टाइप्स की। हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? आप बताओगे नंबर 1 इज आरबीसी। देखिए, रेड ब्लड सेल्स बोलो इसको या रेड ब्लड कॉप्स्यूल्स बोलो, एक ही बात है। दूसरा WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉप्स्यूल्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट होती हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट होती हैं प्लेटलेट्स और हिंदी में इनको बोलते हैं बिंबाणु।
बिंबाणु। तो कहने का मतलब है हमारे ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है उसको हम नाम क्या देते हैं, सेल्स या कॉप्स्यूल्स, और लिक्विड पार्ट को नाम क्या देते हैं, प्लाज्मा। अब आपके एग्जाम में आपका यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन आता है यहां पर कि ब्लड में लिक्विड पार्ट कितने परसेंट में होता है और ब्लड में सॉलिड पार्ट कितने परसेंट में होता है। तो आप बताएंगे ब्लड में लिक्विड पार्ट जो होता है वो 55% में होता है। कहने का मतलब है कि ब्लड में जो प्लाज्मा है वो कितने परसेंट में है, वो 55% में है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड में सॉलिड पार्ट कितना परसेंट बचा, तो आप बताएंगे 45%। या आपसे पूछे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स कितने परसेंट में होती हैं, आप क्या बताओगे, इन 45%, इन 45%। दो क्वेश्चन बन गए आपका। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, ब्लड के लिक्विड पार्ट का नाम बताओ। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। कितने परसेंट में, 55%। ब्लड के सॉलिड पार्ट का नाम बताओ, ठोस पदार्थ का नाम बताओ। आप बताओगे उसको सेल्स बोल सकते हैं, उसको कॉप्सूल्स बोल सकते हैं, और कितने परसेंट में, तो आप क्या बोलेंगे, कितने परसेंट में, 45% में। और कितने टाइप की सेल्स होती हैं, 3 टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब आपको यही पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है, नंबर 1 इज प्लाज्मा, नंबर 2 इज आरबीसी, नंबर 3 इज डब्ल्यूबीसी, नंबर 4 इज प्लेटलेट्स। जब ये आप चारों पढ़ोगे डिटेल में तब जाकर आपको पता लगेगा कि हमारे ब्लड में ये क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं, और यही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें एक एक करके सारे पढ़ने हैं। सबसे पहला है आपका प्लाज्मा, सबसे पहला है आपका प्लाज्मा, राइट। तो 1 नंबर पे आप लिखेंगे प्लाज्मा। ये ब्लड का कंपोजिशन था। कहने का मतलब ब्लड के अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स थे। अब हमें एक एक करके पढ़ेंगे तब जाकर हमारा पूरा का पूरा ये कंपोजिशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर 1 पे आपको लिखना है प्लाज्मा, नंबर 1 पे प्लाज्मा, राइट। अब देखिए प्लाज्मा से टोटल आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं देखूं मोटा मोटा तो प्लाज्मा से 6 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही कहा जाता है, कोई अलग नाम नहीं होता है हिंदी में, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, प्लाज्मा कितने परसेंट में होगा, मैम 55% में होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा, प्लाज्मा मैम हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। कभी कभी देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड में जो लिक्विडिटी होती है वो किसकी वजह से होती है। आप क्या बताओगे, ब्लड में लिक्विडिटी जो होती है वो प्लाज्मा की वजह से होती है, राइट। चलो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो दूसरा आता है कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। आप बताओगे प्लाज्मा का जो रंग होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, वो हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। अब कल की क्लास याद करो, मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आप कोई कलरिंग पिगमेंट पढ़ोगे, मतलब कोई कलर पढ़ोगे, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पिगमेंट। तो आपने कैसा कलर पढ़ा, हल्का पीला रंग, लाइट येलो कलर। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये लाइट येलो कलर किस पिगमेंट की वजह से प्लाज्मा में आया। तो ध्यान से सुनो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में एक लीवर होता है, एक यकृत होता है, और लीवर कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है या राइट में होता है। याद रखेंगे जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट वाले पार्ट में होता है, ठीक है। एक यकृत है, एक जिगर भी बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। ये लीवर है। लीवर क्या करता है, लीवर बहुत सारे काम करता है। मैं आपको एक एक करके सारे काम पढ़ाऊंगी, कम से कम मैं आपको लीवर के 20 से 22 काम पढ़ाऊंगी, एक एक करके। आज से स्टार्ट हो रहे हैं आपके लीवर के काम, ठीक है। कम से कम मैं आपको 20 से 22 पढ़ाऊंगी, आज से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। देखो सबसे पहला है, लीवर क्या करता है, 2 कलरिंग पिगमेंट बनाता है। कौन कौन सा, नंबर 1 इज बिलीरुबिन, नंबर 1 इज बिलीरुबिन, एंड नंबर 2 पे आता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। ध्यान से सुनिएगा इस कंसेप्ट को प्लीज, बिलीवर्डिन। नंबर 1 इज बिलीरुबिन एंड नंबर 2 इज बिलीवर्डिन, ठीक है। अच्छा इधर कट गया है थोड़ा, मुझे इधर लिखना पड़ेगा, आपको विजिबल नहीं हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं इधर लिखती हूं, यहां पढ़ते हैं। हमारा जो लीवर है
यकृत, जिसको कॉमन लैंग्वेज में जिगर भी बोलते हैं, और जो बहुत सारे काम करता है। लीवर इज लाइक राजीव चौक। आप कभी दिल्ली आए हैं? अगर दिल्ली आए होंगे तो आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे गए होंगे, तो आपने देखा होगा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से पूरे दिल्ली की मेट्रो जुड़ती हैं आपस में। ऐसा का ऐसा लीवर सारे ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है, बहुत काम करता है। ठीक है, बहुत काम करता है लीवर। कुछ देखो लीवर कैसे काम करेगा, एक दो काम ब्लड के करेगा, एक दो काम लीवर किसके करता है, हमारे किडनी के भी काम करता है, एक दो काम ये लंग्स का करता है। तो लीवर इज लाइक राजीव चौक, सारे के सारे ऑर्गन्स का काम करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो लीवर है वो दो कलरिंग पिगमेंट बनाता है। नंबर 1 इज बिलीरूबिन। हिंदी में सेम नाम है, जो कोई नाम अलग होगा हिंदी में वो मैं अपने आप बोर्ड पे लिख दूंगी, तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम हिंदी में नहीं पढ़ाती हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर बिलीवर्डिन पिगमेंट। एक था बिलीरूबिन, एक था बिलीवर्डिन। अब आपको याद रखना है कि जो बिलीरूबिन है वो किस कलर का होता है, वो पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है, जबकि बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का है, वो हरे रंग का है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, लाइट येलो कलर। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि जब जब आप कोई कलर पढ़ोगे तब तब उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कलरिंग पिगमेंट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लाज्मा का जो लाइट येलो कलर है वो किसकी प्रेजेंस से है, तो आप बताओगे द लाइट येलो कलर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू बिलीरूबिन पिगमेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग बिलीरूबिन पिगमेंट के कारण होता है और जिसका निर्माण लीवर द्वारा या यकृत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा ने एक काम, सारा आपका जो एक काम जो लीवर है उसने किसका काम कर दिया, प्लाज्मा का काम कर दिया, राइट। तो ठीक है, आप एक बात याद रखेंगे कि जो प्लाज्मा है वो हल्के पीले रंग का होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से, बिलीरूबिन। कौन बनाता है उसको, लीवर बनाता है। आप सबने सुना होगा जॉइंडिस नाम की एक बीमारी होती है, पीलिया। पीलिया के टाइम पर क्या हो जाते हैं, हमारे नाखून पीले हो जाते हैं, हमारी आंख पीली हो जाती है, हमारी स्किन पीली पड़ जाती है। अगर ये बिलीरूबिन सही अमाउंट में बन रहा है तो आपकी प्लाज्मा को लाइट येलो कलर देगा। बट अगर ये बिलीरूबिन का अमाउंट एक्सेस हो जाता है आपके बॉडी में तो आपको ये बिलीरूबिन जो है वो आपकी आंखों में, आपके आंखों में, आपके नेल्स में, आपकी स्किन पे ऊपर जाकर जम जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जॉइंडिस हो गया है, आपको पीलिया हो गया है। एक नया क्वेश्चन बन गया आपका। क्वेश्चन क्या बना कि किस पिगमेंट के एक्सेस अमाउंट में बनने पर जॉइंडिस होता है, आप क्या बताओगे, बिलीरूबिन के एक्सेस अमाउंट में बनने पर पीलिया हो जाता है। ये तो हो गया। अब मैम ये दूसरा आपने क्या लिखा है, ये भी एक कलर का पिगमेंट है। कौन सा कलर देता है, ये ग्रीन कलर देता है। किसको देता है, तो आपने एक जूस का नाम पढ़ा होगा, बाइल जूस। बाइल जूस जो आगे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम तो आई थिंक मैंने पढ़ा दिया आपको, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ाया था कि बाइल जूस जो है वो किस कलर का है, आपको मैंने वहां बताया था बिलीवर्डिन की वजह से ग्रीन कलर का है। किस कलर का, ग्रीन कलर का, राइट। तो आप क्या याद रखेंगे, प्लाज्मा 55% में होता है, लिक्विड पार्ट होता है, कलर लाइट येलो कलर, किस पिगमेंट की वजह से, बिलीरूबिन। और ये बिलीरूबिन कौन बनाता है, लीवर बनाता है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो गया क्या हो जाएगा, जॉइंडिस या पीलिया हो जाएगा, राइट। चलिए मैम इतनी बात होगी। नेक्स्ट अब बात आती है कि प्लाज्मा के अंदर होता क्या है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा किसके अंदर है, ब्लड के अंदर। बट अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, क्या काम होता है इसका, क्यों होता है ये प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आप लिखेंगे यहां पर कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का संगठन। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है आप बताएंगे। मेनली हमारे प्लाज्मा के अंदर 3 चीजें होती हैं। देखिए क्या क्या होती हैं 3 चीजें। सबसे पहला आता है हमारे प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, वाटर। याद रखिए मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे बॉडी में कहाँ घुली हुई होती हैं, तो वो सारी ब्लड के अंदर घुली हुई होती हैं। मैंने बताया था कि ब्लड के अंदर पानी भी होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, ब्लड के अंदर CO2 भी होता है। तो देखो ब्लड के अंदर प्लाज्मा और प्लाज्मा के अंदर पानी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा के अंदर कितना % पानी होता है। आप बताएंगे प्लाज्मा के अंदर 90% क्या होता है,
आप बताएंगे प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है, राइट। दूसरा, प्लाज्मा के अंदर कुछ होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और उसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और साथ में यहाँ पर होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब है यहाँ पर खनिज पदार्थ। और मेनली कौन कौन से मिनरल, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ। यहाँ पर एक होता है मैग्नीशियम, प्लस यहाँ पर होता है क्लोरीन, और प्लस यहाँ पर होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। बेसिकली ये 3 मिनरल्स ज़्यादा होते हैं कहाँ पर, तो हमारे प्लाज्मा के अंदर। थोड़ा बहुत कैल्शियम भी होता है, आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम, कहना क्या चाह रही हूँ मैं, 90% में पानी, 1% में ग्लूकोज, मिनरल्स। मिनरल्स में मेनली ये 3 होते हैं, बट थोड़ा बहुत कैल्शियम भी होता है। मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम। कितने परसेंट में, आप बताओगे, इन 1%। कितने परसेंट में, इन 1%। तो मैम प्लाज्मा में ये तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज देखो, प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं। प्लाज्मा के अंदर होते हैं प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स कितने परसेंट में होते हैं, 90%, 1%। कितना परसेंट बचा, 9%। तो 9% में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 100%। अब आपसे एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। प्लाज्मा में कितने परसेंट में, प्लाज्मा में कितने परसेंट में पानी होता है, इन 90%। प्लाज्मा में कितना परसेंट में ग्लूकोज एंड मिनरल्स होते हैं, इन 1%। प्लाज्मा में कितने परसेंट में प्रोटीन्स होते हैं, इन 9%, 9%। अब बात आती है ये प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं। आप सब जानते हैं प्रोटीन्स के नाम होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बड़ा ही कॉमन से कुछ प्रोटीन्स के अगर मैं नाम बोलूं, तो पहला प्रोटीन है कि बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन। ऐसे आपने सुना होगा हमारा जो टमाटर होता है उसमें ल्यूकोपिन प्रोटीन होता है, जो अंडा होता है उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। तो मैम यहाँ पर कौन कौन से प्रोटीन हैं, तो इन प्रोटीन्स के मैं नाम लिख रही हूँ, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, प्लाज्मा में मेनली 5 प्रोटीन्स होते हैं। 5 प्रोटीन्स आर फाउंड इन प्लाज्मा। कौन कौन से, यहाँ पर नाम लिखने हैं आपको। नंबर 1 पे आता है थ्रोम्बिन प्रोटीन। सेम नाम हिंदी में है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2 पे आता है प्रोथ्रोम्बिन। नंबर 1 थ्रोम्बिन, नंबर 2 पे प्रोथ्रोम्बिन, नंबर 3 पे फाइब्रीन प्रोटीन, एंड नंबर 4 पे फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, एंड नंबर 5 पे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये 5 प्रोटीन है प्लाज्मा में, बट कितने परसेंट, 9% में, ओके। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन। अब ये याद करने पड़ेंगे आपको, जैसे भी नाम है। मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में, मैं कोई घर से नहीं बनाकर लाई हूँ ये नाम, आपको याद ही करने पड़ेंगे, राइट। देखिए अब बात आती है कि मैम ये सब क्यों होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। ये सब कहाँ पर होते हैं, तो ये सब प्लाज्मा के अंदर होते हैं। प्लाज्मा किसके अंदर है मैम, ब्लड के अंदर है। और ब्लड क्या होता है मैम, तो ब्लड तो एक सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, सर्कुलेट होता रहता है हमारे बॉडी में मैम। ऊपर से ब्रेन से लेकर हमारे बॉडी में एंकल तक का पार्ट होता है, वहां तक ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। और ब्लड के अंदर मैम बहुत सारी चीजें होती हैं जो ब्लड के साथ साथ सर्कुलेट होती जाती हैं, परिसंचरित होती जाती हैं। अब देखो पानी, प्लाज्मा के अंदर क्या है, पानी। अब पानी के काम तो मैं बताऊंगी नहीं, पानी का काम क्या क्या होता है। पानी के बहुत सारे काम होते हैं, आप सब जानते हैं जल ही जीवन है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो कुछ दिनों में आप मर जाओगे। क्यों मर जाओगे, क्योंकि मैम पानी बहुत सारे काम करता है हमारे बॉडी में। क्या क्या काम करता है, पानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर के तापमान को संतुलन बनाए रखता है। दूसरा, पानी हमारी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है। जैसे हमारे नाखूनों की, हमारे बालों की, हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो टिश्यूज है, उनकी ग्रोथ करवाता है पानी। और क्या करवाता है, पानी हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, पानी हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। पानी एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया में पानी काम आता है, पाचन की प्रक्रिया में पानी काम आता है, किसी भी चीज को सर्कुलेट करना है तो उसमें भी पानी काम आता है। कभी कभी बच्चा बहुत जो ओवर स्मार्ट होते हैं ना, मैं उनसे पूछती हूँ कि पानी के काम बताओ, तो वो क्या सोचते हैं, पानी का फॉर्मूला H2O, H2O में O है, इसका मतलब पानी ऑक्सीजन भी देता है। तो याद रखिएगा पानी से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, क्योंकि ये डिजोल्व ऑक्सीजन होती है और हम कभी भी घुली हुई ऑक्सीजन नहीं ले सकते। अगर आप पानी के अंदर ये ऑक्सीजन है, अगर इसी ऑक्सीजन को लेकर
अगर आप सरवाइव कर लेंगे तो कभी भी कोई इंसान समुंदर में या कोई भी स्विमिंग पूल में जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो डूब के नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उस पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन है, तो वो जिंदा रहेगा, मरना ही नहीं चाहिए कभी। तो याद रखिएगा, हमारे बॉडी में पानी ऑक्सीजन को सर्कुलेट नहीं करता है, ऑक्सीजन को ब्लड सर्कुलेट करता है, राइट? ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि हम कभी भी पानी वाली ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि घुली हुई ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, और डिजोल्व ऑक्सीजन वही ले सकता है जिसके पास गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। लाइक मछलियां पानी के अंदर रहती हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या लेती हैं? ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है, किससे? तो डिजोल्व ऑक्सीजन वो ले सकती हैं, राइट? तो पानी इतने सारे काम कर रहा था। अब बात आती है मैम ग्लूकोज का काम क्या होता है। आप सब जानते हैं, बहुत बार पढ़ा चुकी हूं मैं कि ग्लूकोज C6H12O6 होता है, और जब इसका ब्रेकडाउन कौन करता है? ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या रिलीज होती है? यहां पर एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है मैम, कौन करता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या करेगा? हमें एनर्जी देगा। तो ये ग्लूकोज प्लाज्मा के अंदर है, प्लाज्मा ब्लड के अंदर है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वैसे वैसे हमारे ऑर्गन्स के बीच में ग्लूकोज भी सर्कुलेट हो रहा है। अब बात आती है मैम इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है। ये जो मैंने 5 प्रोटीन्स लिखे ना नाम, ये प्रोटीन्स करवाते हैं क्या? ब्लड क्लोटिंग करवाने का काम करते हैं। अब मैम ये ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? ये काम करवाते हैं रुधिर के थक्का जमाने का, रुधिर का थक्का जमाने का काम करते हैं। कैसे मैम? इसको हिंदी में बोलेंगे रुधिर का थक्का जमना, रुधिर का थक्का जमना। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखिए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लगी, ठीक है, आपको चोट लगी, चोट लगने के बाद क्या होता है? आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, आपका खून बाहर निकल रहा है। मान लो मेरी इस फिंगर के अंदर चोट लग गई, मेरी इस उंगली के अंदर चोट लग गई। चोट लगने के बाद मेरी इस उंगली से खून निकलेगा, कम से कम 4 से 5 मिनट तक बहुत ज़्यादा खून निकलेगा। उसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद धीरे 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 इससे जो ब्लीडिंग हो रही थी वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो खून बाहर निकल रहा था उस खून का क्लोट बन गया है, वो खून जम गया है। जिस आर्टरी से, जिस वेन से, हमारे बॉडी में खून कहाँ होता है मैम? या तो धमनियों में होता है या सिराओं में होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, वो रुधिर वाहिकाओं के अंदर रहता है। तो अगर मुझे इस उंगली पे चोट लगेगी तो मेरी ब्लड वेसल्स फट जाएंगी और खून बाहर आएगा। फिर क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ क्लोटिंग वाले फैक्टर होते हैं जो हमारे खून को जमाने का काम करते हैं। खून को जो खून बाहर निकल रहा था उस खून को वहीं पर स्टॉप कर देंगे, वहां पर जमा देंगे और आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्लड क्लोटिंग। एक क्वेश्चन आता है, ब्लड क्लोटिंग कौन करवाता है? आपको याद रखना है, ब्लड क्लोटिंग के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। आगे पढ़ाऊंगी मैं हालांकि आपको। एक विटामिन के, दूसरा कैल्शियम, तीसरा ब्लड प्रोटीन्स। और कौन कौन से प्रोटीन आप बताओगे? ये 5 प्रोटीन हैं। कहां पर? प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में अगर ये 5 प्रोटीन हैं तो ये 5 के प्रोटीन क्या करवाते हैं? ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं, ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। जो चोट लगने के बाद जो खून बाहर निकलता है उसको वहीं पर रोकने का काम करते हैं, राइट? तो ये होता है ब्लड क्लोटिंग। एक क्वेश्चन आता है, ब्लड क्लोटिंग में टाइम कितना लगता है? आप बताओगे सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो आपके बॉडी में ब्लड क्लोटिंग वाले फैक्टर्स कम हो गए हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आता है कि इन 5 तो हैं ये प्रोटीन, बट इनमें से मेन प्रोटीन कौन सा है जो ब्लड का क्लोट करवाता है? इनमें से मेन प्रोटीन कौन सा होता है जो ब्लड का क्लोट करवाता है? आप बताओगे फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग। फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग। रुधिर का थक्का जमाने के लिए मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन। अगर आपके बॉडी में फाइब्रिनोजन प्रोटीन की कमी हो गई, आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, आपको चोट लगेगी और आपका खून बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, राइट? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होता है? मेन प्रोटीन होता है। एक बच्चा पूछ रहा है मैम एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी होता है? यस, एल्ब्यूमिन भी होता है, बट एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन लीवर करता है, लीवर करता है, राइट? तो ये आपको याद रखना है।
हो गया। तो आपको प्लाज्मा का एक फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे प्लाज्मा का काम बताओ, आप बताओगे मैम पहला काम तो क्या हो गया, प्लाज्मा में इतने सारे प्रोटीन्स हैं और वो क्या करवाते हैं, ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। किस प्रोसेस द्वारा, ब्लड क्लोटिंग द्वारा। दूसरा, प्लाज्मा के पास मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज क्या देता है, एनर्जी। तो जब प्लाज्मा ब्लड के अंदर है, तो जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो साथ साथ में प्लाज्मा किसको सर्कुलेट कर देता है, ग्लूकोज। तो नंबर 2 फंक्शन क्या हो जाएगा, इट ट्रांसफर ग्लूकोज टू द सेल्स, इट ट्रांसफर ग्लूकोज टू द सेल्स। यह है हमारी कोशिकाओं तक ग्लूकोज को पहुंचाता है। यह सेंटेंस मैं फिर रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा, इट ट्रांसफर ग्लूकोज टू द सेल्स। यह है हमारी कोशिकाओं तक या हमारे ऑर्गन्स तक, जैसे हमारे हाथ, कान, नाक, पैर, गला, लीवर, पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर, सारे ऑर्गन काम करते। काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, और वो ऊर्जा कैसे बनती है मैम, इस ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करता है, ऑक्सीजन। तो इस ग्लूकोज को ट्रांसफर कौन करता है मैम, तो प्लाज्मा ट्रांसफर करता है इसको। 2 काम पता लग गए, ठीक है। अब तीसरा सुनो, ये दोनों आपको याद हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं, बट तीसरा जो मैं आपको बता रही हूं वो आपको याद रखना ही है। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, मानव के रुधिर के पीएच का मान कितना है, मैम आपने बताया था 7.4, और मैम आपने अगला एक सेंटेंस तुरंत बोला था कि ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 का मतलब है 7.4, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 से कम हो गया, एसिडिक मीडियम इंक्रीज हो जाएगा, और आपके बॉडी में जो एसिडिक मीडियम खून के अंदर जब ज्यादा हो जाता है तो आपका ब्लड का क्लॉट बनने का चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर 7.4 से ज्यादा हो गया तो मैं आपको बता दूं आपके खून का पानी वगैरह बनने के चांसेस हो जाते हैं, खून खराब सा हो जाता है। तो ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 7.4। तो ये 7.4 पीएच वैल्यू है तो इसको रेगुलेट कौन करता है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा। तो थर्ड फंक्शन क्या हो गया, इट रेगुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, और कितनी, 7.4। यह मानव के रुधिर के पीएच के मान को संतुलित करके रखता है। ये 3 काम प्लाज्मा का। पहला मैम ब्लड क्लोटिंग करेगा, दूसरा मैम ग्लूकोज को ट्रांसफर करेगा, तीसरा मैम पीएच वैल्यू को रेगुलेट करेगा। एग्जाम में कौन सा ज्यादा पूछा जाता है, 7.4 वाला, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा सा टर्म बताती हूं। कभी अगर आपने कभी अपने बॉडी का चेकअप करवाया हो, मतलब फुल बॉडी चेकअप करवाया हो, या आपके ब्लड में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो, या आपके खून में पानी बनना स्टार्ट हो गया हो ज़्यादा, तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट लिख के देता है कि ये टेस्ट करवा लो। कौन सा टेस्ट देता है डॉक्टर, तो सुनिए ध्यान से, डॉक्टर देता है कि आप सीरम टेस्ट करवा लो। सुना होगा आपने कभी ना कभी कि सीरम, अगर नहीं सुना है तो कभी भगवान करे वैसे तो नहीं सुनो। विजय सिंह, यस दिस इज लाइव क्लास, ठीक है। देखिए सीरम क्या होता है, जब आप ब्लड में से जब आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन माइनस कर दोगे तो जितना पार्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सीरम बोलते हैं। अब एक बात आपको यहां समझ में आ रही होगी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होता है, ब्लड का क्लोट करवाने वाला मेन प्रोटीन। तो कहने का मतलब जब प्लाज्मा के अंदर मेन प्रोटीन ही नहीं बचेगा तो उसका ब्लड का क्लोट नहीं होगा। तो कहने का मतलब सीरम वो पार्ट है जो क्या नहीं करवाता, जो ब्लड क्लोटिंग नहीं करवाता। और क्यों नहीं करवाता, क्योंकि मैम इसके पास क्या नहीं होता, इसके पास फाइब्रिनोजन नहीं होता। तो एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड के उस कंपोनेंट का नाम बताओ या प्लाज्मा के उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो ब्लड क्लोटिंग में पार्ट नहीं लेता, आपका आंसर क्या होना चाहिए, सीरम। बट यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, एक होता है एंटी सीरम, जो सीरम का एंटी हो उसको एंटी सीरम बोलते हैं। सीरम ब्लड का क्लोट नहीं करवाता है बट एंटी सीरम करवाता है, ये आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, बट ये करवाता है, ठीक है। तो ये आपके प्लाज्मा से क्वेश्चंस थे, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, इन 55% 55% में पाया जाता है। नंबर 3, प्लाज्मा का कलर लाइट येलो कलर, ठीक है।
सारे के सारे प्रोटीन ब्लड का क्लॉट करवाते हैं, बट मेन प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है। नंबर 3, प्लाज्मा का लाइट येलो कलर किस पिगमेंट की वजह से? इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन पिगमेंट। बिलीरुबिन को कौन बनाता है? लीवर। ज्यादा बन जाएगा क्या हो जाएगा? जॉइंडिस। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? 90% वाटर, 1% में ग्लूकोज प्लस मिनरल्स, उसके बाद आपके 9% में प्रोटीन्स, कितने? 5। मेन कौन सा? फाइब्रिनोजन। और प्लाज्मा का काम ब्लड क्लॉटिंग, दूसरा ग्लूकोज को ट्रांसफर करना, तीसरा ब्लड के पीएच वैल्यू को रेगुलेट करना। इतना आपको प्लाज्मा पढ़ना था। इससे ज्यादा आपसे प्लाज्मा में कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा, राइट। चलो, प्लाज्मा मैम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे कंपोनेंट पे। दूसरा कौन सा है हमारा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा कंपोनेंट लिखेंगे आप रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। विजय जी, ये लाइव क्लास है 6:30 to 8:30, हमेशा इस टाइमिंग पे लाइव क्लास ही होती है। यहाँ पर कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती है। मैं रोज रोज ये सेंटेंस रिपीट नहीं कर सकती बेटा, ठीक है। चलिए, लिखिए जरा। नेक्स्ट है आपका आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप इसको बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉप्सूल्स। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं। वो कोशिकाएं, वो सेल्स जो किस कलर की होती हैं? जो लाल कलर की होती हैं, ठीक है। लाल रुधिर कोशिकाएं, हम बोलते हैं इनको आरबीसी, बट डॉक्टर की लैंग्वेज में इसका एक दूसरा नाम होता है ना। और डॉक्टर की लैंग्वेज में क्या नाम होता है आप बताओगे? इनको डॉक्टर या मेडिकल टर्म में इनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इनका नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। तो आप सेकंड पॉइंट में लिखेंगे आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। लाल रुधिर कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। कभी कभी आप डॉक्टर से अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर जब आपको रिपोर्ट देता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि एरिथ्रोसाइट्स इतनी हैं, इतनी होनी चाहिए, मोनोसाइट्स इतनी हैं, इतनी होनी चाहिए। तो वो सब हमें एक एक करके सब पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो देखिए, एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? जब जब आप साइंस में साइट टर्म देखोगे उसका मतलब होता है सेल या कोशिका। जब आप एरिथ्रो टर्म देखोगे उसका मतलब होता है रेड कलर। तो लाल कलर वाली कोशिकाएं कौन सी होगी? आरबीसी होगी। आरबीसी को क्या बोलेंगे हम? एरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहां से कि हमारे ब्लड में आरबीसी कितनी होनी चाहिए। अब इसके लिए आप ध्यान से 2 पॉइंट सुनेंगे, ठीक है। इसके लिए आप ध्यान से 2 पॉइंट सुनेंगे। मैंने बोला हमारे ब्लड में सेल्स कितने टाइप की होती हैं, तो मैम आपने अभी बताया था ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप्स की। रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ध्यान से सुनो। नंबर 1 इज आरबीसी, नंबर 2 इज WBC, नंबर 3 इज PL। PL का मतलब होता है प्लेटलेट्स, राइट। अगर मैं क्वांटिटी की बात करती हूँ इन तीनों में से, अगर मैं संख्या की बात करती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, तो आप हमेशा एक पॉइंट याद रखिए, आरबीसी सबसे ज्यादा होती है। आरबीसी मिलियंस में होती हैं, इसलिए मैंने इनके नीचे M लगा दिया। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो लाखों में होती हैं, वो लैक्स में होती हैं। और जो WBC होती हैं वो सिर्फ थाउजेंड्स में होती हैं, हजारों में होती हैं। देखो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 3 टाइप की सेल्स, क्वांटिटी में सबसे ज्यादा बात करेंगे आरबीसी, मिलियंस में होती हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं वो लाखों में होती हैं, और जो WBC हैं वो 1000 में होती हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, ह्यूमन ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाली सेल्स, मैम आरबीसी। ह्यूमन ब्लड में सबसे कम अमाउंट में पाए जाने वाली सेल्स, मैम WBC। बड़ा ही सिंपल से 2 क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट सेंटेंस। जो जितनी ज्यादा होती हैं क्वांटिटी में वो साइज में उतनी ही छोटी होती हैं, और जो जितनी कम होती हैं क्वांटिटी में वो साइज में उतनी ही बड़ी होती हैं। तो अगर आप साइज का बात कर रहे हो, अगर आप आकार का बात कर रहे हो, तो हमारे ब्लड में सबसे बड़ी कौन सी होंगी? WBC, क्योंकि सबसे कम कौन सी होती है? WBC। उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद आरबीसी।
दो क्वेश्चन बन गए आपके। WBC सबसे बड़ी होती है तो क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, मैंने ये नहीं बोला कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मैंने बोला लार्जेस्ट ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। WBC इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स एंड RBC इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। मैम भले ही ये क्वांटिटी में ज्यादा है, मिलियंस में होंगी, बट ये साइज में क्या होती हैं, छोटी। तो नेक्स्ट आपका यहां पर पॉइंट क्या बन जाएगा, इट इज स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। यह सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं हैं, सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता देती हूँ, सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं। RBC जो होती हैं वो हमारे ब्लड में तो सबसे छोटी होती हैं, बट अगर आप ओवरऑल हमारे बॉडी में टोटल ऑर्गन्स के बीच में कंपेयर करोगे तो भी सबसे छोटी कौन सी है, आपकी RBC। तो भी सबसे छोटी कौन सी है, RBC। तो आपके दो क्वेश्चन बन गए। देखो क्या बना, पहला बना कि RBC हमारे ब्लड की सबसे छोटी सेल्स है, और दूसरा क्या बना, ओवरऑल अगर हमारे बॉडी में भी देखा जाए तो भी सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती हैं, तो भी सबसे छोटी RBC होती हैं। तो क्वेश्चन आता है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट पूछ ले, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, ब्रेन सेल्स, एंड ब्रेन सेल्स आर नोन एज न्यूरॉन। मानव के मस्तिष्क की सबसे बड़ी कोशिकाएं न्यूरॉन होती हैं, सॉरी, मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं मस्तिष्क की कोशिकाएं, जिनको आप तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन करके टर्म देते हो, वो सबसे बड़ी, सबसे छोटी RBC ब्लड में भी छोटी है, और RBC ओवरऑल हमारे बॉडी में भी सबसे छोटी होती है। राइट, तो कितने पॉइंट पढ़े हमने, RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, RBC का अदर नेम एरिथ्रोसाइट्स, RBC स्मॉलेस्ट सेल्स हैं, बट क्वांटिटी में सबसे ज्यादा है, किसमें होती हैं, मिलियंस में। अब कितनी मिलियंस, तो वो देख लिया जाए अब कितनी मिलियंस होती हैं। ठीक है, और ये जो मैं पढ़ाती हूँ तब अपना ये कमेंट सेक्शन ना, ये तुम लोग थोड़े कम कमेंट किया करो, पढ़ने में ध्यान दो, फालतू की बातें यहाँ पर कमेंट में नहीं करेंगे। एक ये कौन सा गुजर था, बहुत दिनों बहुत देर से ने वहां पर पढ़ा होगा, ओवम इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट गैमेट सेल। मैंने सिर्फ सेल बोला था, मैंने गैमेट सेल नहीं बोला था अनुराग। ठीक है, गैमेट सेल प्रजनन कोशिकाएं जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं। अगर गैमेट सेल्स में देखोगे, स्पर्म और ओवम में देखोगे तो ओवम बड़ा होता है बेटा, स्पर्म छोटा होता है। ठीक है अनुराग, अपना डाउट क्लियर कर लेना। मैं फिर चारों पॉइंट बोल रही हूं, अगर पूछे लार्जेस्ट ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी तो भी RBC, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी तो भी RBC, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल पूछे तो भी कौन सी, RBC, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन, बट पूछे कि स्मॉलेस्ट गैमेट सेल तो वो स्पर्म होता है, वो शुक्राणु होता है, वो शुक्राणु होता है। और पूछे लार्जेस्ट गैमेट सेल तो आप क्या बोलेंगे, तो आप ओवम बताएंगे, अंडाणु बताएंगे। बिल्कुल आपने राइट पढ़ा, बट थोड़ा सा आपने एक टर्म मिस कर दिया, ये मिस कर दिया होगा आपने। ठीक है, ओके अनुराग, चलिए आगे चलते हैं। फिर ऐसे जो पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक के अगर आप डाउट पूछोगे तो मैं हमेशा आपको बताऊंगी, बट मैं पढ़ा रही हूँ आपको ब्लड, आप पूछ रहे हो मुझसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मुझसे बिल्कुल उम्मीद मत करना कि मैं आपका यहाँ पर कमेंट पढ़ूंगी और मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करूंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं जब जब जो चैप्टर पढ़ाती हूँ तब तब आप पूछ सकते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है आपको, यहाँ पे डॉक्टर नहीं बनना है जो कुछ बच्चे फालतू के मुझसे यहाँ पर कुछ भी पूछते रहते हैं। राइट, चलिए अनुराग ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैंने तुरंत रिप्लाई कर दिया। अगर जेन्युइन कमेंट होगा मैं अपने आप रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट। अब बात आती है मैम RBC आपने बता दिया मिलियंस में होती हैं, बट कितनी होती हैं, तो ध्यान से सुनिए, लड़का और लड़की में RBC में डिफरेंस होता है। कल मैंने बताया था कि लड़कों में थोड़ा सा खून ज्यादा होता है और लड़कियों में खून लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, देखिए देखो, तो मैम अगर लड़कों में खून ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है लड़कों में थोड़ी सी RBC ज्यादा होती है, क्योंकि RBC को ब्लड की मेन सेल्स कहा जाता है। अब मैम आपने क्यों बोला RBC को ही मेन सेल क्यों बोला, WBC या प्लेटलेट्स को क्यों नहीं बोला? देखिए
देखिए आपसे पूछे, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा कि आरबीसी को हम ब्लड की मेन सेल्स बोलते हैं। आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज मेन सेल्स ऑफ ब्लड। आरबीसी रुधिर की मुख्य कोशिकाओं के नाम से भी जानी जाती है। क्यों मैम? क्योंकि ब्लड का जो मेन काम होता है वो मेन काम कौन करता है? आरबीसी। अब मैम ब्लड का मेन काम क्या होता है? तो ब्लड का मेन काम होता है किसको ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन को। और इस ऑक्सीजन को ब्लड नहीं, इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी। तो आरबीसी ने ब्लड का मेन काम कर दिया, तो आरबीसी ब्लड की मेन सेल बन गई। ठीक है, तो लड़कों में थोड़ी सी आरबीसी ज्यादा होती है और लड़कियों में थोड़ी सी आरबीसी कम होती है। यही रीजन होता है लड़कों में थोड़ा सा खून ज्यादा और लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों में थोड़ा सा खून कम होता है। ठीक है, अब सुनो, मेल में कितनी होनी चाहिए? आप बताओगे लड़कों में होनी चाहिए 4.5 to 5.5 मिलियन पर 100 ml पर 100 ml HB। मुझे उम्मीद है कि आप HB का मतलब जानते हैं। HB का मतलब क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्या बात निकल के आई सामने? 100 मिलीलीटर हेमोग्लोबिन में लड़कों में 4.5 से 5.5 मिलियन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा लड़कियों में होनी चाहिए 4 to 4.5 मिलियन पर 100 ml HB। ये आपकी क्वांटिटी ऑन एन एवरेज एक हेल्दी मैन एंड एक हेल्दी वोमेन का इतना होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है, मैम ये इतनी है आपने बता दिया, बट ये इतनी कहाँ बनी है? कहाँ बनी है? जहाँ मैम खून बनता है। और आप सबको पता है, कल मैंने बताया था चिल्लेट्स बनेंगी, तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आप बताओगे इन बोन मैरो। इन बोन मैरो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस इन बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण मैम अस्थि मज्जा में होता है। और बोन मैरो क्या होता है मैम? लंबी लंबी हड्डियों के बीच में जो एम्प्टी स्पेस पड़ा है, जो खाली पार्ट है, उसके अंदर क्या बनती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। कहने का मतलब क्या बनता होगा? ब्लड बनता होगा, राइट? अब देखो आरबीसी, सी का मतलब क्या होता है? सेल कोशिकाएं। और आप बचपन से एक लाइन सुनते आ रहे हैं कि हमारे बॉडी में सेल्स बनती हैं और मर जाती हैं, बनती हैं और मर जाती हैं। कुछ पर्टिकुलर स्पेन के बाद, कुछ लाइफ स्पेन के बाद सेल्स डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कहने का मतलब आरबीसी एक सेल है और ये सेल का लाइफ स्पेन कितना होता है? ये कितने दिनों तक सर्वाइव करती हैं? तो आप बताओगे लाइफ स्पेन, तो जीवन काल, हिंदी बोलेंगे जीवन काल। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितने दिनों का होता है? तो आप बताओगे 120 डेज। कितना? 120 डेज। मैम आरबीसी इतनी होनी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए, इतने दिन तक काम करनी चाहिए। कितने दिन तक? 120 दिन तक। जो भी इनका काम होता है कि थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम काम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 120 दिन के बाद ये आरबीसी डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। इन आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन का मतलब है टूटना, मरना यहाँ पर। ठीक है, ये डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी डेड होती कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा, बनी कहाँ? बोन मैरो में। कितना दिन सर्वाइव करी? 120 डेज। अब क्या हो जाएंगी मैम? ये डेड हो जाएंगी, या ये टूट जाएंगी, या ये मर जाएंगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब ये डेड होने के लिए कहाँ जाती हैं? तो आरबीसी डेड होने के लिए 2 ऑर्गन के पास जाती हैं। नंबर 1 इज लीवर एंड नंबर 2 इज स्प्लीन। लीवर दैट इज ऑल्सो नोन एज यकृत एंड स्प्लीन दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लीहा एंड कॉमन लैंग्वेज में इसको तिल्ली कहा जाता है। आरबीसी मरने के लिए लीवर और स्प्लीन दोनों के अंदर जाती हैं। नरोत्तम ने यहाँ टाइप किया स्प्लीन। बेटा स्प्लीन नहीं, आपको दोनों आंसर सही करना है। अगर बोथ वाला ऑप्शन है आप दोनों सही करोगे। कंसेप्ट समझा करो पहले, ठीक है? लीवर में भी जाती हैं, स्प्लीन में भी जाती हैं। इसीलिए इन दोनों ऑर्गन्स को आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान।
जैसे कब्रिस्तान में मरे हुए लोगों को लेकर जाते हैं, वैसे आरबीसी मरने के लिए कहाँ गई? लीवर एंड स्प्लीन बोथ ऑर्गन्स में। तो इन दोनों को क्या बोला मैंने? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, लीवर तो मैंने बताया था कि भैया ऐसे आपका लीवर होता है, ठीक है, राइट साइड में। कैसे? यहाँ से आपका स्टमक स्टार्ट होता है ऐसे, और यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो थोड़ा सा नीचे की साइड में अगर यहाँ बनाऊँ तो यहाँ पर आपका लीवर होता है। स्प्लीन कहाँ होता है? हमारी जो किडनीज हैं, हमारे जो यकृत हैं, किडनी हैं, उनके पीछे की साइड एक ऐसा थैली जैसा सा ऑर्गन बनाते हैं, इसको ऐसा सा ऑर्गन है। सिर्फ एक काम होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रही हूँ वही काम होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरा अगला सेंटेंस। लीवर में भी जाती हैं, स्प्लीन में भी जाती हैं, बट लीवर में बहुत कम जाती हैं, बहुत ही, मतलब ऐसी, मतलब 100 होगी, 200 होगी, 300 ऐसे हो गई। बट स्प्लीन के अंदर और स्प्लीन के अंदर बहुत ज्यादा जाती हैं। इसीलिए आपने बुक्स में पढ़ा होगा कभी कभी कि स्प्लीन में ही सिर्फ टूटने के लिए जाती हैं, स्प्लीन में ही मरने के लिए जाती हैं, बट स्प्लीन नहीं, दोनों में मरने के लिए जाती हैं। लीवर में बहुत कम जाती हैं, बट जाती हैं। कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लीवर में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है या नहीं होता, आपको बोलना है यस होता है, बट बहुत कम होता है। बट लीवर में तो होती हैं, उसके बाद कहाँ जाती हैं? वो स्प्लीन में ज्यादा जाती हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, अगर अकेला ऑप्शन लीवर है, स्प्लीन नहीं है, 3 ऑप्शंस हैं वो अलग हैं आपके पास, ये सही हो जाएगा। अगर अकेला ऑप्शन स्प्लीन है, ये सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन हैं, आप क्या लोगे? बोथ को लोगे, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन है मैम, बोथ वाला नहीं आया, आप किसको सही करोगे? स्प्लीन को, राइट। दीपांशु कुकर कह रहे हैं मैम लीवर नहीं पढ़ा कभी, आज पढ़ लो, कोई बात नहीं। जो नहीं पढ़ा वही तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हो आप, ओके, ठीक है। लीवर में जाती हैं बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस इज ऑल्सो इन लीवर। कभी आप लीवर के फंक्शन पढ़ोगे कोई अच्छी बुक में, तो वहां पर एक काम लिखा होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, राइट। तो आरबीसी यहाँ भी मरती हैं, बट यहाँ पर ज्यादा कहाँ मरती हैं? यहाँ। इसलिए इन दोनों को क्या बोल दिया? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मैम स्प्लीन कहाँ होता है? हमारी जो किडनीज होती हैं, उन किडनी के पीछे की साइड होता है, बीच में दोनों किडनी जैसे ऐसे होते हैं ना, ये आपका एक किडनी, ये आपका दूसरा किडनी, इसके बीच में यहाँ से एक थैली सा ऑर्गन होता है जो किडनीज के पीछे की साइड होता है, राइट। चलिए, अब एक बात याद रखिएगा, लीवर में जो गई थी सेल्स मरने के लिए आरबीसी, वो परमानेंटली डेड हो चुकी हैं। बट स्प्लीन में जो आरबीसी गई थी मरने के लिए, वो कुछ टाइम के बाद रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो वापिस से बनना स्टार्ट हो जाती हैं, उनका रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। और रीजनरेट होकर बहुत सारी सेल्स यहाँ मरकर बहुत सारी सेल्स वापिस रीजनरेट हो गई और यहीं पर स्टोर हो जाती हैं। जैसे आप ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करके आते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई तो हम उस ब्लड बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे ब्लड बैंक मुझे अपना ब्लड वापस दे दो। ऐसे ही अगर आपके बॉडी में कभी आरबीसी की कमी हुई, किसी ऑर्गन के पास या ब्लड के अंदर थोड़ी बहुत आरबीसी की कमी हो गई, तो तुरंत आपका ब्रेन किससे उस ऑर्गन को दिलवा देगा? आरबीसी स्प्लीन से, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी स्टोर भी होती हैं, जो रीजनरेट हुई वो स्टोर हो जाएंगी। इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। कि आरबीसी स्टोर करने वाला ब्लड बैंक कौन सा है? आप बताओगे स्प्लीन। फिर रिपीट कर रही हूं मैं एक बार ना, लीवर में जाएंगी, परमानेंट टाइम के लिए डैमेज हो चुकी हैं, स्प्लीन में जाएंगी, कुछ टाइम के बाद वापस रीजनरेट होएंगी, यहीं पे स्टोर हो जाएंगी। इसीलिए कभी कभी हमारे बॉडी में थोड़ी बहुत आरबीसी की कमी होती है तो वो हम स्प्लीन से उधार ले लेते हैं, क्योंकि इसके पास थी, इसके पास स्टोर थी, ठीक है। बट दोनों में मर रही है, इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो दोनों को ही बोलोगे, दोनों को ही बोलेंगे, ठीक है। चलो, एक बच्चा पूछ रहा है मैम एक बारी में कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? बेटा डिपेंड करता है आप में कितनी हीमोग्लोबिन की यूनिट आ रही हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप में मिनिमम 14 to 17 के बीच में तो होनी ही होनी चाहिए। अगर 17 आ रही हैं तो आप 1 डोनेट कर सकते हो, और अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो भैया आप 2 भी कर दे सकते हो। अगर किसी की जान बच रही है तो आप 3 भी दे सकते हो। और अगर 17 से ज़्यादा आ रही है, 18 आ गई, 19 आ गई, 20 आ गई, जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा डोनेट कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आरबीसी में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट देखो आरबीसी, सी का मतलब क्या है, सेल। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे एक सेल होता है और उस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उस सेल के अंदर क्या होता है, हमने सेल वाली चैप्टर में पढ़ा भी है, केंद्रक होता है ना। और इस केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग, सब पढ़ा चुकी हूं मैं ना। और आरबीसी भी क्या है, एक सेल है। तो आरबीसी के अंदर भी क्या होना चाहिए मैम, न्यूक्लियस होना चाहिए। बट जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब क्या होता है, स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना, और जो बच्चों को जन्म देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैमल्स जो हैं, मैमल्स के अंदर हम भी आते हैं, मैमल्स के अंदर कौन आता है, हम भी आते हैं, है ना। हमारे बॉडी में आरबीसी है और उस आरबीसी के अंदर, आरबीसी एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए। बट आप याद रखेंगे मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैमल्स आरबीसी। स्तनधारियों की आरबीसी में, स्तनधारियों की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बट दो एक्सेप्शन हैं यहाँ पर, दो अपवाद हैं जो इस बात को फॉलो नहीं करते, वो अपवाद बन गए। और ये अपवाद कौन कौन से हैं आप बताओगे, एक तो कैमल, ऊंट, और दूसरा आप बताओगे लामा। ऊंट सब जानते हैं, ऊंट ऊंट होता है, बट लामा क्या होता है, लामा छोटा ऊंट होता है, लामा छोटा ऊंट। जब आप कभी पहाड़ों पे जाओगे तो आप पहाड़ों पर आपको एक छोटा सा ऊंट दिखेगा। उस छोटे ऊंट को जो पहाड़ी एरिया पे चलता है, जैसे लद्दाख वगैरह जाओगे आपको छोटा ऊंट दिखेगा, ठीक है, उसको लामा बोलते हैं वहाँ के लोग। तो आपको याद रखना है कि जो कैमल और लामा हैं वो दोनों मैमल्स हैं, बट इन मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। इसीलिए तो क्या हुई है, ये एक्सेप्शन हुई है, यहाँ पर अपवाद हुई है। बट अगर मैंने अपनी आरबीसी निकाली तो उसमें न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट बताती हूँ, न्यूक्लियस को हमने क्या बोला, ब्रेन, किसका, सेल का ब्रेन। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, कहने का मतलब आरबीसी के अंदर दिमाग ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो जब भी हमारे डॉक्टर को कुछ डीएनए आरएनए पे काम करना होता है, कुछ जेनेटिक मटेरियल उठाना होता है, तो डॉक्टर आरबीसी नहीं उठाता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आ जाएगा। ओके, चलो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब बात आती है आरबीसी का आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, ठीक है। आप बताओगे बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव, अंडे आकार की होती हैं, अंडा आकार की होती है, अंडाकार की होती है। आपने पेड़ा खाया है, पेड़ा, पेड़ा, पेड़े की स्ट्रक्चर में कैसे बनाऊं, थोड़ी सी मुझसे बनेगी नहीं ये, ऐसे से कुछ करके ऐसे से आकार की होती हैं, ठीक है, आपकी आरबीसी। तो पेड़े के आकार की जैसी होती है, बाइकॉनकेव शेप की होती हैं। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, अब याद रखेंगे, अंडा आकार या बाइकॉनकेव शेप की होती है। अब बात आती है आरबीसी रेड कलर की होती है, और भैया रेड कलर के पीछे हमारे ब्लड में कौन सा पिगमेंट होता है, आप बताओगे, रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। आरबीसी का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे आरबीसी का लाल कलर हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है ना। विक्रांत विनेता, अब बेटा आपके बैच की वैलिडिटी पूछ रहे हैं आप मुझसे, तो ये बैच अभी तो कम से कम 1.5 महीना चलेगा, और 1.5 महीना जब चलेगा उसके बाद भी आपके पास 1.5 महीना ये वीडियो आपके पास सेव रहेंगी। ओके विक्रांत, ठीक है। चलिए, तो आपसे पूछे, देखो ब्लड, ब्लड की मेन सेल्स आरबीसी, ब्लड का मतलब ही हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन किसके पास है भाई, लाल कलर वाली सेल्स के पास है। बता देंगे, देखो कितने सारे पॉइंट पढ़े हमने आरबीसी में। मैम आरबीसी कहाँ बनती है, बोन मैरो में। कितनी होती है मैम, मिलियंस में। बट साइज में क्या होती है मैम, छोटी। आकार कैसी होती है मैम, पेड़े के आकार की जैसी होती है, अंडे के आकार की जैसी होती हैं, बाइकॉनकेव शेप की होती हैं। आरबीसी मैम साइज में छोटी होती हैं क्योंकि क्वांटिटी में बड़ी होती हैं। आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन पिगमेंट। और हेमोग्लोबिन में क्या होता है मैम, आयरन एंड ग्लोबिन पिगमेंट होता है। आरबीसी डेड होने के लिए कहाँ जाती हैं, लीवर एंड स्प्लीन में। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वापिस रीजनरेट कहाँ होती हैं, ओनली स्प्लीन में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। करेक्ट है। आरबीसी सेल में मैम न्यूक्लियस नहीं होता, बट किसकी
आरबीसी में मैमल्स की, बट 2 मैमल्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, कौन कौन सा? कैमल एंड लामा, राइट। चलो एक क्वेश्चन आता है कि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसमें आरबीसी कहाँ बनती है? तो भैया जहाँ ब्लड बनता है, और कल बताया था मैंने कि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसमें ब्लड कहाँ बनता है मैम? लीवर में बनता है। किसमें? यकृत में बनता है। एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या होता है मैम? भ्रूणीय। जो बच्चा अभी माँ के पेट में है, जिसमें ऑर्गन्स बने हैं थोड़े बहुत, तो उसमें आरबीसी कहाँ बनेंगी मैम? तो कहाँ पे? लीवर में, राइट। चलिए हो गया। अब बात आती है कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, आरबीसी का काम क्या होता है, क्या काम करती हैं ये? इतनी सारी होती हैं, कुछ ना कुछ तो काम होगा इनका, इनका कार्य क्या है? तो आप बताएंगे। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन एंड CO2 गैस को ट्रांसपोर्ट करना। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2 गैस इन ह्यूमन बॉडी। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस को हमारे ऑर्गन्स से लेकर आती हैं और लेकर जाती हैं, ठीक है। लाती भी हैं और लेकर भी जाती हैं। कैसे? देखो, आपको पहली क्लास से मैं बताती आ रही हूँ, हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होती है मैम? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कोशिका मानव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, और हमारे बॉडी में ऑर्गन्स काम करते हैं, और काम करने के लिए क्या चाहिए होती है मैम? ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, और ऊर्जा कैसे बनती है हमारे बॉडी में? तो मैम ऊर्जा बनती है 2 चीजों से। पहला क्या होना चाहिए हमारे बॉडी में? ग्लूकोज। और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सी गैस होनी चाहिए मैम? ऑक्सीजन। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्लाज्मा। प्लाज्मा का एक फंक्शन पढ़ाया था मैंने। प्लाज्मा का क्या काम होता है? मैंने लिखवाया, इट ट्रांसफर ग्लूकोज टू द सेल्स। मैम हमारी सेल्स के पास प्लाज्मा ने ग्लूकोज को तो ट्रांसफर कर दिया, बट इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने के लिए किस गैस की रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन कौन लेकर आता है मैम? आरबीसी। आरबीसी किसका पार्ट होता है मैम? ब्लड का। प्लाज्मा किसका पार्ट होता है मैम? ब्लड का। इसीलिए कहते हैं सब कुछ कहाँ घुला हुआ होता है? ब्लड में। और ब्लड क्या करता है? सर्कुलेशन का काम। किसको सर्कुलेट किया? ऑक्सीजन को। किसको सर्कुलेट किया? ग्लूकोज का। ठीक है, कैसे करता है वो सुनो ध्यान से। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता कैसे है, तो बड़ा ही सिंपल सा आपका जवाब है कि मैम हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट, उस वातावरण में क्या है? एयर है, उसमें हवा है। क्या है? उसके अंदर क्या है? हवा। ठीक है, हमारे चारों तरफ मैं सांस ले रही हूँ, तो मैं सांस ले रही हूँ तो मेरे चारों तरफ जो भी गैस है मैं वो ले रही हूँ, और गैसेस के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एयर, हवा। ये मैंने हवा कहाँ से ली? मैंने नोज से एंटर की। नाक के बाद कहाँ जाती हैं? मेरे विंड पाइप में जाएंगी, मेरी श्वास नलिकाओं में जाएंगी। श्वास नलिका में जाएंगी। श्वास नलिका का काम होता है इस एयर को लंग्स के पास, 2 फेफड़े हैं मेरे बॉडी में, एक लेफ्ट एक राइट, वहां पर इस एयर को ट्रांसफर करना। फेफड़ों में क्या होता है मैम? ब्लड होता है, खून होता है। खून में क्या होती है मैम? आरबीसी होती है। आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से होता है मैम? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में एज ए कैरियर काम करता है। हीमोग्लोबिन वो बस है जिस बस के अंदर ऑक्सीजन बैठकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है उस बस में बैठकर। या वो कार है, वो गाड़ी है, हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में, जो ऑक्सीजन को अपने अंदर बैठाकर लेकर जाती है और CO2 को वापस लाती है। तो भैया आपने ऐसे एयर ली, उस एयर में से ऑक्सीजन को अपने साथ कौन जोड़ लेगा? हेमोग्लोबिन जोड़ लेगा। और इस एयर के अंदर बाकी जितनी भी चीज आपने इनहेल की थी वो एज इट इज यहां से क्या हो जाएंगी? आउट हो जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। अरे बोलो यस और नो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं ऐसे ही चलती जा रही हूँ? प्लीज जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट, फिर आगे चलते हैं। रिदम नहीं टूटना चाहिए, जल्दी बोलिए। मैं इतने में थोड़ी लिम्का पी लूँ, जल्दी बताइए।
ओके, यस यस यस, पूरा क्लियर हो रहा है। यस मैम, यस मैम, ओके, बहुत अच्छे से। मैम ग्रुप डी का पेपर कब होगा? अरे जब होगा तब हो जाएगा, पहले पढ़ तो लो। मैम ऑल क्लियर। हैपरिन क्या होता है? अरे शिवम यार थोड़ा वेट करो यार, तुम आगे मत चला करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लग जाते हैं। मैं सब पढ़ाऊंगी मैम, सोते टाइम आरबीसी कम हो जाती है। यस बताऊंगी मैं, डोंट वरी बताऊंगी। तुम इतना बताओ जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया कि नहीं आया, मुझसे आगे मत चलो। अब देखो अंबुज ने पूछ लिया हमारे बॉडी में ब्लड क्यों नहीं जमता। अरे रुक जाओ यार अंबुज, बेटा जितना तुम्हें आता है ना उतना मैंने पढ़ा के भूल गई हूँ मैं, ठीक है? तो रुक जाओ थोड़ा, आगे मत चला करो टीचर से। बस ये जवाब दिया करो जितना समझ में पढ़ाया है वो समझ में आया है क्या, उसमें कोई डाउट है क्या? मुझसे 2 कदम आगे चलने वाले बच्चों से मुझे बहुत नफरत है, ठीक है? जब मैं पढ़ा दूं और आपके मन में कोई डाउट है, आपके समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछो, फिर मैं बताऊंगी आपको। जब टाइम आएगा तो बताऊंगी खून क्यों नहीं जमता, कहाँ बनता है, सब बताऊंगी, है ना? थैंक यू मैडम, आई अंडरस्टूड योर क्लासेस बाय ऑफलाइन ओनली मैडम एंड आई लेफ्ट विद नो डाउट। ओके थैंक यू प्रकाश पूजर। ओके चलो, सबको समझ में आ रहा है, राइट? चलिए, बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास यहाँ पर। तो आप लोग कमेंट करते हैं तो वो कमेंट मेरे पास पहुँच जाते हैं। आपको ये नहीं लग रहा, आपको लग रहा होगा कि मैम कमेंट नहीं पढ़ रही हैं। मेरे पास सारे कमेंट विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे। चलिए, सबको समझ में आ रहा है। मैम यस मैम, पूरी तरह क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, कोई अलग नहीं आते हैं, कोई एग्जामिनर कोई अलग से क्वेश्चन नहीं टाइप करता है, यही हैं सारे, ठीक है? चलिए आ जाओ। देखो, तो मैंने बोला कि ऐसे हमारे बॉडी में एयर एंटर करती है और उस एयर में से ऑक्सीजन को अपने साथ कौन जोड़ता है? हेमोग्लोबिन जोड़ता है। बाकी जितने भी सारी यहाँ पर आपने एयर ली है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, वो एज इट इज ऐसे की ऐसे क्या हो जाती हैं? आउट हो जाती हैं। हमारे काम की सिर्फ कौन सी थी भैया? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को अपने साथ किसने जोड़ दिया मैम? हेमोग्लोबिन ने। कैसे जोड़ेगा? देखो, जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन को हम Hb लिखते हैं, Hb प्लस O2 जुड़ गया तो एक पिगमेंट बना लेता है, इसको बोलते हैं हम HbO2, या इसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीग्लोबिन हीमोग्लोबिन हो गया, राइट? चलिए ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, आपका हेमोग्लोबिन है, इसने अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ा और ये भागता भागता कहाँ जाएगा? हमारे ऑर्गन्स की जो सेल्स हैं उनके पास जाएगा। और इन सेल्स के पास पहले से ही क्या था मैम? ग्लूकोज था। इस ग्लूकोज के पास हेमोग्लोबिन अपने साथ क्या लाया मैम? ऑक्सीजन लाया। जैसे ही ऑक्सीजन आएगा वो ऑक्सीजन किसका ऑक्सीडेशन करेगा? ग्लूकोज का। इसको तोड़ देगा, इसको बर्न कर देगा, उसको जला देगा और जलने से यहाँ पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी ये सेल्स अपने पास रख लेंगी, पानी अपने पास रख देंगी, बट बोलेंगी कि भैया हेमोग्लोबिन आप लेकर तो ऑक्सीजन आए, बट वो ऑक्सीजन तो मेरे काम की थी, बट आपके ऑक्सीजन लाने से यहाँ पर CO2 भी बन गया और हमें इस CO2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप जाते जाते ये हम अपना कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ यहाँ से। तो ये हेमोग्लोबिन क्या करेगा बेचारा? चुपचाप इस CO2 को अपने साथ जोड़ेगा और ऐसे आ जाएगा HbCO2 बनाकर ले आएगा, ठीक है? और HbCO2 को बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऐसे भागता भागता हेमोग्लोबिन आएगा। कहाँ आएगा भैया? इस खून के पास। ये हेमोग्लोबिन आया आरबीसी की फॉर्म में। ये खून, खून कहाँ था? फेफड़ों में। फेफड़ों में कौन सी गैस आ गई? CO2। फेफड़े क्या करेंगे? यहाँ भेजेंगे। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से यहाँ आउट हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैम आरबीसी ने ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट किया, आरबीसी ने कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट किया, क्योंकि आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन तो वो बस है, वो कार है जिसके अंदर बैठ के ऑक्सीजन और CO2 जाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है? तो इसीलिए मैंने कहा कि आरबीसी इज द मेन सेल ऑफ ब्लड।
क्यों? क्योंकि ब्लड का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और ऑक्सीजन को ब्लड नहीं कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी करती है, आरबीसी करती है, राइट। तो ये आपका फंक्शन आरबीसी का, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक बार सीजीएल ने पूछा कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? देखो बाहर ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? O2 की फॉर्म में है ना, बट हमारे बॉडी में O2 की फॉर्म में नहीं होता, वो किस फॉर्म में होता है? HbO2 की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होता है? आप क्या बताओगे? HbCO2 की फॉर्म में होता है, राइट। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताती हूँ, हालांकि वो इतना आपको डीपली नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो रिएक्शन है, हीमोग्लोबिन 100% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के अलावा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, बट हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का ओनली 60%, ऑलमोस्ट 60%, 60 to 70 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 60 to 70% कार्बन डाइऑक्साइड को ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो मैम ये बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है फिर, है? तो ये बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड अपने पानी में घुल जाता है। हमारे बॉडी में 70% पानी पानी है, और CO2 और H2O मिलते हैं तो वो मिलकर एक एसिड बनाते हैं। और कौन सा एसिड? H2CO3, और इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। तो कुछ जो CO2 है हमारे बॉडी में, उससे क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड बन जाता है ना। तो ये कितना लेकर आया मैम? तो ये लेकर आया 60 to 70%, बट बाकी के कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या बना दिया? कार्बोनिक अम्ल बना दिया, कार्बोनिक एसिड बना दिया, राइट। इतना समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और, एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपने साथ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को लेकर जाता है? आप बताओगे। हेमोग्लोबिन जो है वो कुछ ऐसा होता है, ये हेमोग्लोबिन, और एक हेमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। जब 4 ऑक्सीजन लेकर जाएगा तो 4 CO2 भी लेकर आएगा वापस। ये आपका एक क्वेश्चन और बन गया। तो भैया ये आपका आरबीसी का क्या हो गया? काम हो गया, है ना। ये आपका आरबीसी का काम हो गया। आ गया समझ में? चलिए, अब बात आती है कि आरबीसी की वजह से हमारे बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अब आपको नेक्स्ट लिखना है डिजीज ऑफ आरबीसी। डिजीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी की बीमारी, आरबीसी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 30 से 40% कार्बोनिक एसिड बन जाता है ना। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला है, अगर आपके बॉडी में किसी दिन आरबीसी की जो मैंने क्वांटिटी लिखवाई थी उस क्वांटिटी से वो कम हो जाए, ये डिक्रीज का सिंबल है। अगर आरबीसी की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी, खून की कमी, और खून की कमी को हम क्या नाम देते हैं? खून की कमी को हम अनीमिया नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? अनीमिया। तो आप याद रखेंगे आरबीसी की कमी से खून की कमी हो जाती है। दूसरा, अगर आपके बॉडी में आरबीसी बहुत ज़्यादा बन गई, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बन गई, अगर आरबीसी ज़्यादा बन जाती हैं तो आरबीसी ज़्यादा बनने वाली स्टेज को डॉक्टर की लैंग्वेज में पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, साइथेमिया का, एमिया का मतलब तो हमेशा कमी होती है। जब ज़्यादा आरबीसी बनेंगी, ज़्यादा आरबीसी बनकर ज़्यादा आरबीसी फट जाएंगी, ज़्यादा आरबीसी बनकर फट जाएंगी। और जब ज़्यादा आरबीसी फट जाएंगी तो एक टाइम के बाद आपके बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। बट वो खून की कमी क्या कहलाएगी? वो पॉलीसाइथेमिया कहलाएगी, वो पॉलीसाइथेमिया कहलाएगी, राइट। ये आपको याद रखना है, बता देंगे। नेक्स्ट आओ तीसरी बीमारी पे। तीसरी बीमारी का नाम है सिकल सेल अनीमिया। तीसरी बीमारी का नाम है सिकल सेल अनीमिया। हिंदी में कोई नाम नहीं है, सिकल को सिकल ही लिखा हुआ आएगा। सिकल का मतलब होता है दरांती, हसिया। हसिया समझते हैं? जिसे घास काटते हैं, देखो ना, खेत में घास काटने वाला हसिया होता है।
आरबीसी मैंने अभी आपको बताया, आरबीसी या तो रहती है राउंड, कब, जब हेमोग्लोबिन से बाइंड नहीं हुई है तब, या वो किस आकार की होती है मैम, वो पेड़े के आकार की जैसी होती है, कुछ अंडा आकार की होती है। बट जिस इंसान को सिकल सेल अनीमिया होता है, उस इंसान की जो आरबीसी हैं वो आरबीसी अपना आकार बदल लेते हैं, और वो कैसी हो जाती हैं, ना वो ऐसी होती है ना वो ऐसी होती हैं, और वो ऐसी सी हो जाती हैं, ऐसे कुछ चपट्टी आकार की हो जाती हैं, ऐसे बना लो, ऐसे आकार की हो जाती है आरबीसी। ये कुछ दिखने में हसिया जैसा लग रहा होगा ना, है ना। तो हसिया मतलब हसिया के आकार की आरबीसी हो गई। आरबीसी का काम क्या था, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आरबीसी का नॉर्मल मतलब आकार था वो ऐसा था, बट अगर आपके बॉडी में कुछ ना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो गया है तो इन आरबीसी का आकार हसिया आकार हो जाता है, सिकिल के जैसा हो जाता है, या ये आधे चांद जैसा दिख रहा होगा आपको, इसको हाफ मून भी कहते हैं। हाफ मून के आकार की, आधे चंद्रमा के आकार की जैसी हो जाती है। तो आरबीसी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं कर पाती है, क्योंकि इनका आकार होना चाहिए था ऐसा, हो जाती है ऐसी, और जब ऐसी हो गई तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और उस इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी और खून की कमी भी रहती है, क्योंकि आरबीसी का साइज आकार अबनॉर्मल हो गया है, तो उसमें खून की कमी हो जाती है। ठीक है, चौथी पढ़ लो एक और, 4 नंबर पे पढ़नी है आपको, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया आपने कभी पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में सुना होगा, एक ऐड आता है कि भाई रामलीला ग्राउंड में ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, वहां पर जाएं और थैलेसेमिया वाले बच्चों को खून देकर आएं। नॉर्मली ये बच्चों में ज़्यादा होती है, 8 से 10 साल या 10 से 12 साल के बच्चों में नॉर्मली ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने बच्चा टर्म जोड़ा है यहाँ पर। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होना चाहिए, 120 दिन का होना चाहिए, है ना। प्रॉपर 120 दिन तक आरबीसी रहनी चाहिए या मैच्योर होनी चाहिए, इन्हीं दिनों में ये मैच्योर होती है। बट कुछ बच्चों में आरबीसी प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती हैं और उनका लाइफ स्पैन डिक्रीज हो जाता है। बनी मर गई, बनी मर गई, और कितने दिन तक सरवाइव करनी चाहिए थी, 120 दिन तक। बट कुछ बच्चों की आरबीसी का लाइफ स्पैन डिक्रीज होकर 50 to 60 डे, और इन बच्चों को हर वीक में 2-3 बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी मतलब नोबल जॉब होता है। आप इनका खून, अगर कभी किसी बच्चे को ज़रूरत हो तो आपके 1 यूनिट खून से किसी बच्चे की जान बच जाए। 1 यूनिट का मतलब होता है अप्रोक्स 300 से लेकर 350 ml, 350 ml। अगर इतना खून देने से अगर किसी बच्चे की जान बच रही है तो प्लीज़ बिल्कुल देना चाहिए उनको। ठीक है, तो ये 4 बीमारी अगर कमी होगी, अनेमिया ज़्यादा होगी, पॉलीसाइथेमिया, आकार बदल गया, सिकल सेल अनेमिया, लाइफ स्पैन कम हो गया, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया। जयराज यादव का कहना है, मैम आप स्टूडेंट्स के कमेंट ब्लॉक कर दिया करो। मैम मैं ओल्ड ही वीडियो देखता हूँ, आज तक मुझे कोई डाउट नहीं आया। इन्हें डाउट वाले स्टूडेंट की वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है। यस, 100% ट्रू। कोई भी बच्चा मेरी क्लास में जब मैं पढ़ा रही होंगी तब कोई भी फालतू का अगर कमेंट यहाँ टाइप करेगा तो मैं सच में उसकी वीडियो कोर्सेस डीएक्टिवेट करवा दूंगी यहाँ से, क्योंकि अगर आपका कमेंट जेन्युइन है तो मैं अपने आप रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपने स्क्रीन पे कमेंट किया और वो मुझे जेन्युइन नहीं लगा, मैंने उसका रिप्लाई नहीं देना है। फिर भी अगर आप बार बार कर रहे हैं, आपको समझ जाना है कि मैम अवॉइड कर रही है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन या तो वैलिड नहीं है, या वो इस चैप्टर का नहीं है, या ये राइट टाइम नहीं है उस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब दीपक तिवारी कह रहे हैं मैम केमिस्ट्री की क्लास करवाओ। बस ऐसे ही बच्चे मुझे नहीं पसंद, जब बायो लगता है बोलते हैं केमिस्ट्री करवाओ, और जब केमिस्ट्री लगता है बोलते हैं बायो करवाओ। दीपक तिवारी, मुझे पता है कब केमिस्ट्री करवाना है कब नहीं करवाना है, प्लीज आप बार बार यहाँ पे कमेंट ना टाइप करें। प्लाज्मा कंप्लीट, आरबीसी कंप्लीट। नेक्स्ट चलो किस पे, WBC। नेक्स्ट कौन सा, व्हाइट ब्लड सेल्स। देखिए हम इनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, बट डॉक्टर की लैंग्वेज में इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। जैसे एरिथ्रोसाइट्स थी वैसे क्या है यहाँ पर, ल्यूकोसाइट्स। देखो जब जब आप साइंस में साइट्स टर्म देखोगे मतलब क्या, उसका सेल,
और जब जब ल्यूकोटर्म देखोगे उसका मतलब होता है सफेद कलर, व्हाइट। व्हाइट कलर वाली सेल्स कौन सी मैम? WBC। कौन सी? WBC। ओके दीपक तिवारी, मुझे पता है फ्राइडे सैटरडे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है, प्लीज बायो की क्लास में ऐसी बातें मत करें, ठीक है। मंडे ट्यूसडे आपका बायोलॉजी होता है, वेडनेसडे थर्सडे आपका फिजिक्स होता है, और फ्राइडे सैटरडे आपका केमिस्ट्री होता है। हाँ कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं जहाँ पे क्लास कैंसिल हो जाती होंगी, तो बेटा वो सिलेबस करवाना है, चाहे बायो करो चाहे केमिस्ट्री करो, पढ़ना आपको सारा ही है। बट NTPC और ग्रुप डी में ज़्यादा बायो आता है और ज़्यादा फिजिक्स आता है, तो अगर इन दोनों को फोकस कर रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ाना है, मुझे ही पढ़ाना है, मैं ही पढ़ाऊँगी, ठीक है, बट इन ज़्यादा को ये भी पढ़ना ही है आपको। ओके चलिए देखिए, अब आपको एक एक करके जैसे RBC में पॉइंट्स पढ़े थे वैसे पढ़ने ऑलमोस्ट। सबसे पहला WBC कितनी होनी चाहिए? मेल फीमेल के बॉडी में, लड़का और लड़की के शरीर में सिर्फ RBC का डिफरेंस होता है, WBC एंड प्लेटलेट्स दोनों इक्वल होती हैं, तो लड़के और लड़की में एक जैसी होंगी, है ना। और क्वांटिटी में क्या होती हैं? सबसे कम होती है। किस में होती है मैम? हजारों में। तो मेल और फीमेल में कितनी होनी चाहिए? आप बोलोगे 8000 से 10,000 पर 100 ml HB का मतलब हीमोग्लोबिन, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, राइट। चलिए दूसरा, आप पूछे आपसे कि भैया इनका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, ये कहाँ बनी है इतनी सारी? जहाँ खून बनता है, खून कहाँ बनता है मैम? बोन मैरो में। तो WBC भी कहाँ बनेंगी मैम? बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि RBC जो WBC है, RBC और WBC की क्वांटिटी का रेशियो कितना होता है? RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? RBC में मिलियंस में, इतनी ज़्यादा मिलियंस, WBC में हजारों में है और इतनी कम हजार, तो इसका रेशियो होता है 600:1, 600 अनुपात 1। ये क्वेश्चन बन गया। WBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? कितने दिन तक काम करती हैं? आप बताओगे ओनली 2 to 4 days। कितने दिन तक? 2 से 4 दिन तक, 2 से 4 दिन तक। इसके बाद क्या हो जाएंगी मैम? ये डेड हो जाएंगी। डेड होने के लिए कहीं नहीं जाती, खून में ही डेड हो जाती हैं, ब्लड में ही मर जाती हैं, और जहां मरी हैं वहीं तो वापिस बनेंगी। तो पूछे ये रीजनरेट कहाँ होती हैं? तो भी आप क्या बताओगे? ब्लड में ही रीजनरेट होती हैं। याद रखिएगा, सिर्फ आपकी RBC लीवर और स्प्लीन में जाती है, उसके अलावा WBC प्लेटलेट्स खून में ही मरती हैं, खून में ही वापस बन जाती हैं, राइट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट WBC है, आप याद रखेंगे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन WBC। WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, कहने का मतलब है क्या पाया जाता है इनके अंदर? केंद्रक पाया जाता है। कोई भी एक WBC है, इसके अंदर ऐसे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट पॉइंट में बात आती है कि ये जो WBC हैं वो हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल। क्यों होती है लार्जेस्ट? क्योंकि मैम साइज में क्या हो, क्वांटिटी में क्या होती हैं? कम। तो लिखोगे सबसे बड़ी रुधिर की कोशिका, सबसे बड़ी रुधिर कोशिका, सबसे बड़ी रुधिर कोशिका, राइट। चलो नेक्स्ट, मैम इनका आकार कैसा होता है, इनका शेप कैसा होता है, किस आकार की होती हैं ये? आप बताओगे इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता, ये इर्रेगुलर होती हैं। क्या होती हैं? इर्रेगुलर। कहने का मतलब है ये अनिश्चित आकार की होती हैं, कोई फिक्स आकार नहीं होता। ये कैसे ही रह सकती हैं, ये मर्जी की मालिक होती हैं अपनी। कभी कभी आप बुक्स में पढ़ोगे कि इनका आकार अमीबा के आकार के जैसा होता है। अब अगर आपको पता हो कि अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होता है, और यूनिसेलुलर क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव। कहने का मतलब उनके अंदर एक ही कोशिका हो, उनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं,
ठीक है। न्यूक्लियस बेनिफिट्स इन आवर बॉडी। रंजन कुमार सिंह, आई थिंक आपने मेरी सेल वाली क्लास नहीं पढ़ी है। जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन, जीन, क्रोमोसोम्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब वो एक एक करके पढ़ेंगे आपको न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगी, राइट। चलिए, तो मैं क्या पढ़ा रही थी कि जो WBC हैं उनका कोई फिक्स आकार नहीं होता। किसकी तरह? अमीबा की तरह। अमीबा का भी कोई फिक्स आकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैम अमीबा में बेचारे में एक ही सेल है, वही सेल है, वही उसका शरीर है। ना उसमें टिश्यू बने, ना उसमें टिश्यू सिस्टम डेवलप्ड हुआ, ना उसमें कोई ऑर्गन्स पढ़ा, है ना। तो आप बताएंगे कि अमीबा के अंदर ना ही तो अमीबा का कोई फिक्स आकार है और ना ही इनका कोई फिक्स आकार होता है, ठीक है। अब बताएंगे आप कि कभी ये WBC हैं वो ऐसे रहती हैं, कभी ये WBC ऐसे रहती हैं, कभी ये WBC ऐसे रह सकती हैं। और किसके आकार के जैसे? तो WBC किसके आकार के जैसे काम करती हैं? अमीबा के आकार के जैसे। जैसे भी इनको जगह मिल जाए वैसे ये सेट हो जाती हैं, ठीक है। कितने दिन सर्वाइव करती हैं? 2 से 4 दिन। कभी कभी बुक्स में लिखा होता है 2 से 5, 3 से 5, ये कुछ आपके ऑप्शंस पे वेरी कर जाते हैं, ठीक है। चलो, अब बात आती है, ये तो बता दिया मैंने, WBC कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में। WBC WBC कितने दिन तक सर्वाइव करेंगी? 2 से 4 दिन तक। WBC कितनी होनी चाहिए? हजारों में। मेल और फीमेल में इक्वल होती हैं मैम। और WBC कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। कहाँ पर डेड होती हैं? कहीं नहीं, खून में ही हो जाती हैं। थोड़ी बहुत होती हैं, वो खून में ही हो जाती हैं, राइट। चलिए, अब बात आती है कि WBC का काम क्या होता है। ये जो WBC होती हैं ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं? इम्यूनिटी देने का काम करती हैं। अब ये इम्यूनिटी क्या होता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती हैं। कैसे मैम? कैसे मैम? हमें बीमारियों से बचाती हैं। बीमारी कब होती है हमें? जब बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है, बाहर से कोई हार्मफुल पार्टिकल आता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई वायरस आया हो, या कोई भी आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट आ गया हो। ये क्या करती हैं? उसको खा जाती हैं, उसको मार देती हैं, उसका इंगल्फ कर देती हैं, उसका भक्षण कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? क्योंकि WBC के अंदर एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस हिंदी में बोलते हैं भक्षण करने की विधि। कैसे कर लेती हैं? तो सुनिए जरा ध्यान से। भक्षण करने की विधि कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। ऐसे। ऐसे नहीं, देखो कैसे करते हैं। मान लो ये आपका एक WBC है ना, एक WBC है। यहाँ पर आपके बॉडी में एक बैक्टीरिया आ गया, एक छोटा सा बैक्टीरिया आया, ठीक है। ये WBC का क्या है? न्यूक्लियस है, क्योंकि WBC के अंदर तो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस और ये जो बाहर की साइड मैंने जो बनाया है, इस मेम्ब्रेन के बीच में ऐसे एक लिक्विड होता है। और इस लिक्विड को मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्या बोलते हैं जरा बता सकते हैं इसको? इसको मैम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो का मतलब होता है मैम कोशिका, और प्लाज्म का मतलब होता है मैम लिक्विड या द्रव। वो द्रव जो किसके अंदर है? कोशिका के अंदर है। कहाँ होता है मैम? न्यूक्लियस एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। क्लियर है? ये जेली जैसा, जेली खाते थे ना बचपन में, उसके जैसा लिक्विड होता है, ठीक है। तो मैम ये एक WBC था हमारा। इस WBC को यहाँ पर एक बैक्टीरिया दिखा, ये बैक्टीरिया आ गया मेरे बॉडी में WBC है, ठीक है। इस बैक्टीरिया को मारने के लिए ये क्या करेंगी? ये अपना आकार बदल लेंगी। कैसे बदलेंगी? इस बैक्टीरिया के नज़दीक जाएंगी, इसके पास जाएंगी, इसको खाने के लिए जाएंगी, इसका इंगल्फ करने जाएंगी। कैसे? अपना जो साइटोप्लाज्म है इसका अमाउंट इंक्रीज कर लेंगी, इसका साइज आगे की साइड बढ़ा लेंगी। और इस साइटोप्लाज्म को जब आगे से बढ़ाती हैं, आगे बढ़ा लेंगी ऐसे, और ऐसे झूठे यहाँ पर
पैर बनाने की या हाथ बनाने की, कुछ भी मान लो, ऐसे साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर लेंगी और इस बैक्टीरिया के पास जाने के लिए इसका अपना साइज को इंक्रीज कर लेंगी, क्योंकि साइज तो कोई फिक्स नहीं होता है, कभी छोटा कभी बड़ा कैसे ही हो सकता है। अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करके, साइज इंक्रीज करके इस बैक्टीरिया के पास जाएंगी। ऐसे ये बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया को पता ही नहीं चला इसके पास कौन आने वाला है ना। और अगली बारी में क्या करेंगी, इस बैक्टीरिया को अपने अंदर खा जाएंगी। ये बैक्टीरिया आ गया, ये इसका न्यूक्लियस था। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, भक्षण करने की विधि। मैम किसी भी डब्ल्यूबीसी को कोई हार्मफुल पार्टिकल दिखा, डब्ल्यूबीसी ने अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज किया, ऐसे झूठे हाथ या झूठे पैर बनाए और इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इनको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। हिंदी में आपको स्यूडोपोडिया का नाम स्यूडोपोडिया ही रखना पड़ेगा। पोडिया का मतलब यहाँ पर लेग्स होता है, पैर। स्यूडो का मतलब झूठे, फॉल्स, झूठे, मतलब जो एक्चुअल में पैर नहीं है, बट वो इंगल्फ करने के लिए बस बने हैं। तो अगली बारी में इसको अपने अंदर खा लेंगे, इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस। और जो सेल्स ये प्रोसेस करती हैं उन सेल्स को नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल। तो डब्ल्यूबीसी कैसी सेल होगी भैया, फैगोसाइटिक सेल हो गई। यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यूबीसी कैसी कोशिकाएं हैं, फैगोसाइटिक कोशिकाएं हैं। किस नेचर में रहती हैं, फैगोसाइटिक नेचर में रहती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अमीबा काम करता है, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी काम करती है। इसीलिए बैक्टीरिया आपका डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे बॉडी को रोगों से बचाता है। अगर ये डब्ल्यूबीसी इस बैक्टीरिया को नहीं खाता, ये बैक्टीरिया हमें बीमारी कर देता, ये हमें इन्फेक्शन कर देता। तो इसने हमारे शरीर को क्या दे दिया, इम्यूनिटी दे दिया, या रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करती है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी के कितने सारे नाम होते हैं। इनको सोल्जर सेल, इनको सोल्जर सेल, सोल्जर सेल बोलते हैं, सोल्जर सेल बोलते हैं, सैनिक कोशिकाएं। जैसे हमारे सोल्जर होते हैं, जो सोल्जर हमारे सीमा पर सुरक्षा करते हैं ताकि कोई बाहर से पाकिस्तान अटैक ना कर पाए, है ना। तो इसीलिए हमारे बॉडी में कोई पाकिस्तान, मतलब यहाँ पर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आ जाए, तो इसको सैनिक कोशिका या सोल्जर सेल बोलते हैं। नेक्स्ट इनको बोलते हैं फाइटर सेल, लड़ाई करने वाली सेल। किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट इनको बॉडीगार्ड सेल्स बोलते हैं। बॉडीगार्ड क्यों बोला, क्योंकि जैसे बॉडीगार्ड किसी की सुरक्षा करता है, वैसे हमारे बॉडी में सुरक्षा कौन करता है, हमारे बॉडी की डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, राइट। चलिए बता देंगे, फैगोसाइटिक सेल इनको ही बोलेंगे, सोल्जर सेल, फाइटर सेल, बॉडीगार्ड सेल, सारा का सारा ये डब्ल्यूबीसी के ही नाम होते हैं। अब आपको पढ़ने हैं कि भैया ये डब्ल्यूबीसी के टाइप्स भी होते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल होते हैं, है ना। तो अब आपको पढ़ने हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्रकार। देखिए, अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो डब्ल्यूबीसी मेनली दो टाइप की होती हैं। कैसे, एक साइड आपको लिखना है ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स हिंदी में बोलते हैं कणिकामय डब्ल्यूबीसी, कणिकामय, जो डॉट पार्टिकल्स की फॉर्म में है, जो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में है, ऐसे छोटे छोटे जिनके ऊपर ग्रैन्यूल्स लगे हुए होते हैं, डॉट पार्टिकल्स से लगे हुए होते हैं जिनके ऊपर, इनको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। दूसरी साइड आती है एग्रैन्युलोसाइट्स, एग्रैन्युलोसाइट्स हिंदी में बोलते हैं इनको अकणिकामय, जिनके ऊपर कणिकाएं नहीं होती, अकणिकामय। ठीक है, अब बात आती है ग्रैन्युलोसाइट्स कितनी होती हैं, आप बताओगे 3। कौन कौन सी, नंबर 1 इज मोनोसाइट्स, नंबर 2 इज, ओहो क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ नहीं, नंबर 1 इज बेसोफिल्स, इधर ग्रैन्युलोसाइट्स लिखा है तो बेसोफिल्स होगा, नंबर 1 इज बेसोफिल्स, नंबर 2 इज न्यूट्रोफिल्स, हिंदी में सेम नाम है इसीलिए मैम नहीं लिख रही हैं, न्यूट्रोफिल्स, नंबर 3 इज
इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स 3 WBC, बट किस टाइप की? एसिड जिनके ऊपर एसिड डॉट बने हुए होते हैं, ग्रेन्यूल्स लगे हुए होते हैं। तो ये कितनी हो गई? 3। एग्रेनुलोसाइट्स कितनी होती हैं? 2। नंबर 1 इज मोनोसाइट्स, नंबर 2 इज लिम्फोसाइट्स। तो टोटल WBC कितने प्रकार की हो गई? 1 2 3 4 5। कितनी WBC थी? 5। कितने आदमी थे? वैसे कितनी WBC थी? 5। अब पूछे ग्रेनुलोसाइट्स WBC के नाम बताओ, ये 3। एग ग्रेनुलोसाइट्स के नाम बताओ, ये 4। अब मैम जी इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, सुन लो कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? सबसे ज्यादा कौन सी होती है? और सबसे कम कौन सी होती है? जरा ध्यान से सुनिएगा, 4 क्वेश्चन है जहां पर आपने लिम्फोसाइट्स की स्पेलिंग सही करो, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। जहां पर आपने मोनोसाइट लिखा है, इसके आगे लिखेंगे इट इज लार्जेस्ट WBC, यह सबसे बड़ी WBC होती है। जहां पर आपने लिम्फोसाइट लिखा है, उसके आगे लिखिए इट इज स्मॉलेस्ट WBC, यह सबसे छोटी WBC होती है। जहां पर आपने बेसोफिल लिखा है, उसके आगे लिखो इट इज मिनिमम, ये हमारे ब्लड में सबसे कम होती हैं। जहां न्यूट्रोफिल लिखा है, उसके आगे लिखो इट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट, यह सबसे ज्यादा पाई जाती है। मैम अजय राणा सर की क्लास, बेटा अजय राणा सर की क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चलती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं चलती है, आपको पता होगा, ठीक है। अजय राणा सर मैथ्स का जो बैच है वो बेटा, मैम अभी MTS के एग्जाम में सेल का पावर हाउस पूछा था, तो आलोक रंजन मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, मिनिमम सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। अब आपको इनके एक एक काम करके पढ़ना है कि कौन सी का क्या काम होता है, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, आपने मनीष कुमार ने मुझे पूछा है कि मैम मेथड ऑफ ब्लैक रिएक्शन, बेटा वो यहाँ नहीं है, वो बॉटनी का पार्ट है। फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक डार्क और एक होती है लाइट वाली। जो डार्क रिएक्शंस होती हैं उनको ब्लैक रिएक्शंस कहते हैं। तो मनीष कुमार वो बॉटनी का पार्ट है बेटा, जब हम बॉटनी पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी, है ना। चलिए अब हमें एक एक करके WBC के काम पढ़ने हैं कि कौन सी WBC क्या काम करती हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ें एक एक करके। चलो मैम सबसे पहले कौन सी लिखूं? कोई भी लिख लो। चलो मैंने बेसोफिल्स लिख दिया। 1 नंबर पे लिखेंगे आप बेसोफिल्स, जो क्या होती हैं? सबसे कम होती हैं, 2 से 4% में होती हैं, ठीक है। ये बेसोफिल्स क्या करती हैं? ये 2 काम करती हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से काम करती हैं। आप पहला काम बताएंगे, इट प्रोड्यूस्ड एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, इट प्रोड्यूस्ड एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम क्या है? हिपैरिन। इस प्रोटीन का नाम क्या है? हिपैरिन, हिपैरिन। हिंदी में लिखोगे, रुधिर का थक्का नहीं जमाने वाले प्रोटीन हिपैरिन का निर्माण करना। रुधिर का थक्का नहीं जमाने वाले प्रोटीन हिपैरिन का निर्माण करता। इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन का मतलब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इस लाइन का मतलब हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। बट हाँ अभी पढ़ाऊंगी मैं, अभी पढ़ाऊंगी, इसको WBC को कंप्लीट करना है, बट इस लाइन का मतलब आज समझ में नहीं आएगा आपको, इसको छोड़ दो एक बार, ठीक है। अब दूसरा आपको याद रखना है कि ये WBC जो होती हैं वो काम करती हैं एलर्जी के टाइम पर, एलर्जी के टाइम पर काम करती हैं। कोई भी बाहर से एलर्जी कब होती है आपको? जब बाहर से कुछ खराब केमिकल आता है। जैसे मेरा सर दर्द हुआ और मैंने टैबलेट खाई, और मैंने टैबलेट देखी नहीं कौन सी टैबलेट खा ली, कोई एक्सपायरी डेट वाली टैबलेट खा ली, मतलब जिसकी डेट क्या हो चुकी है? एक्सपायर हो चुकी है। तो
अगर उस आउटडेटेड टैबलेट को खाऊंगी मैं तो उसके केमिकल्स मेरे लिए क्या हो जाएंगे, नुकसानदायक हो जाएंगे, और मेरे बॉडी में क्या हो जाएंगे, मुझे छींक आएंगी, या मुझे प्रॉपर मतलब सांस नहीं आ पाएगा, या मेरी स्किन के ऊपर ईचिंग होने लग जाएगी, खुजली होने लग जाएगी, या मेरी स्किन के ऊपर लाल कलर के धब्बे पड़ने लग जाएंगे, रेड कलर के रैसेस पड़ने लग जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो केमिकल मेरे बॉडी में सूट नहीं कर पाया, है ना, वो केमिकल खराब है, और वो खराब केमिकल आएगा तो हमारे बॉडी में एक दूसरा केमिकल बनाएगा, और वो केमिकल है हिस्टामीन। हिस्टामीन, और हिस्टामीन केमिकल जब जब निकलेगा तब तब आपको एलर्जी होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल केमिकल कौन सा होता है, आप बताएंगे हिस्टामीन केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी रिएक्शंस। और ये हिस्टामीन कौन बनाता है, ये आपका लीवर बनाता है। आपने टैबलेट खाई खराब, वो खराब टॉक्सिक चीज़ हमारी बॉडी में, जब भी कोई टॉक्सिक चीज़ आती है उसको अपने पास रख लेता है लीवर। लीवर हमारे बॉडी का स्टोर हाउस होता है, वो टॉक्सिक चीज़ों को भी अपने पास स्टोर कर लेता है। इसीलिए आपने सुना होगा अल्कोहल से लीवर खराब हो जाता है। अल्कोहल के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट है, जाके जम जाते हैं हमारे लीवर में। ठीक है, तो लीवर के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट गया और लीवर की सेल्स स्टिमुलेट हो गई, वो एक केमिकल बनाएंगी, कौन सा, हिस्टामीन। हिस्टामीन बनेगा तो क्या होगी, मुझे छींक आएंगी, मुझे इचिंग होगी, मुझे रेड रैसेस पड़ जाएंगे, और जैसे ही लाल लाल कलर के धब्बे से पड़ने लग जाएंगे मेरे को एलर्जी हो गई। अब क्या होगा, अब आप कुछ दवाइयाँ वगैरह खाएंगे जो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स हैं, लाइक बड़ी कॉमन सी टैबलेट आती है एक एविल, आपने एविल खाया, वो एविल इस बेसोफिल को एक्टिवेट करेगा, बेसोफिल्स क्या करेंगी, इस हिस्टामिन के सिक्रेशन को डिक्रीज करेंगी, और आपका एलर्जी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे, एक काम हिपैरिन बनाना, बट इस पॉइंट को मैम अभी समझाएंगी नहीं क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा, ये एलर्जी के टाइम पर काम करती हैं। ठीक है जी। तीसरा देखो, इनका काम होता है हमारे बॉडी में इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस प्रोड्यूस करना। इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस प्रोड्यूस करना, ये क्या करती हैं हमारे बॉडी में, इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस करवाती हैं। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई अलग से टर्म नहीं है, आपको इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस ही याद करना है। ये क्या होता है मैम, इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन, तो ध्यान से समझो क्या होता है इन्फ्लामेंट्री रिएक्शन। मेरी क्लास में बहुत सारे बदतमीज़ बच्चे हैं, मैं एक बच्चा बहुत बदतमीज़ी कर रहा था, मैंने मार दिया उसको चांटा। मैंने आपको चांटा मारा, कहाँ मारा मैंने, आपकी गाल पे मारा। जैसे मैंने आपकी गाल पे चांटा मारा, थोड़ी देर के बाद वो गाल क्या हो जाएगी, वो रेड हो जाएगी, वो लाल हो जाएगी। क्यों हुई, क्योंकि वहाँ की जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या हो गई, डेड हो गई। मैंने चांटा मारा, आपकी गाल की सेल्स मर गई, मरने से वहाँ पर रेडनेस आ गई, लाल कलर सा जम गया, उंगलियाँ जम गई मेरी, और थोड़ी देर के बाद आपकी गाल सूज जाएगी, स्वेलो हो जाएगी, सूज जाएगी वो गाल, है ना। और सूजने के बाद थोड़ी देर के बाद वो गाल आपका बहुत गर्म हो जाएगा, वहाँ हीट आ जाएगा, और कुछ सेकंड्स के बाद आपको बहुत तेज दर्द होगा, और आप बोलोगे ये क्या कर दिया मैम, अब मैं मैम को 2 चांटे मारूंगा, ऐसा करोगे हैं। इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो क्या कहलाती हैं, इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस करवाती हैं। और ये कौन करवाती हैं, ये बेसोफिल्स करवाती हैं। चांटा मारा, किस जगह मारा, वहाँ पर सेल्स क्या हो गई, डेड। वहाँ पर लाल कलर, उंगलियाँ छप गई वहाँ पर। पापा का चांटा खाया है कभी, पापा जब मारते हैं तो 10 दिन तक वहीं पर चांटा की उंगलियाँ बन जाती हैं ना, छप जाती हैं, और वहाँ पे स्वेलो मतलब सूजन आ गई इस प्रॉपर जगह पे, और वो जगह गर्म हो गई। देखते हैं ना, पापा जब मारते हैं तो कान से भी धुआं निकल जाता है, कान भी गर्म हो जाता है, और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस कौन करवाता है, आपके पास सिंपल सा जवाब है, इस टाइप की रिएक्शंस कौन करवाता है, बेसोफिल्स करवाता है, बेसोफिल्स करवाता है। ठीक है, चलो बता देंगे, ओके मैम बता देंगे। तो ये बेसोफिल्स के काम थे 3, मुझे लगता है सब बता दोगे। चलें आगे, चलिए मैम।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स क्या काम करते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपकी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम होता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करवाना। और फैगोसाइटोसिस आप जानती हैं क्या होते हैं, भक्षण करना। और मेनली ये कब काम करती हैं आप बताओगे? ये मेनली बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट काम करती हैं। जब कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया आया है और वो क्या करने आया है, वो आपको बीमारी करने आया है, तो उस बैक्टीरिया का इंगल्फमेंट कौन करेगा? उस बैक्टीरिया का इंगल्फमेंट न्यूट्रोफिल्स करेंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कौन सी WBC करवाती है? न्यूट्रोफिल्स करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स का काम क्या होता है आप बताओगे? एक तो ये बेसोफिल के साथ एलर्जी, बेसोफिल के साथ साथ एलर्जी अभिक्रियाओं में भी काम करती हैं। एलर्जी के लिए दो काम करती हैं। ठीक है, एक कौन सा? एलर्जी के लिए बेसोफिल्स, दूसरा इसिनोफिल्स। दूसरा ये कुछ वायरस डिजीज के अगेंस्ट भी काम करती हैं। जब कोई वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है, कोई विषाणु आता है, तो उस विषाणु को डीएक्टिवेट या उसको मारने का काम कौन करता है आप बताओगे? उसको मारने का काम इसिनोफिल करती है। इसने मेनली किसके अगेंस्ट काम किया? इसने मेनली एलर्जी, एलर्जी किसके साथ जुड़कर आप बताओगे? बेसोफिल के साथ मिलकर काम करती है ये। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि कौन सी WBC एलर्जी के टाइम पर काम करती है। वहां पर आपको बेसोफिल नहीं मिलेगा, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा इसिनोफिल्स। राइट, चलो ये दोनों समझ में आ गया। नेक्स्ट है अब आपका मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स ये कब काम करते हैं? ये दोनों एक साथ लिखनी है आपको। इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पर ज्यादा काम करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? मोनोसाइट्स जो क्या होती हैं सबसे बड़ी, और दूसरी प्लस लिम्फोसाइट्स। ये कब काम करते हैं? ये हमारे बॉडी में एडवांस लेवल की इम्यूनिटी देती हैं। ये हमेशा एडवांस लेवल पे काम करते हैं। इट गिव्स एडवांस लेवल इम्यूनिटी। ये हमेशा एडवांस लेवल पर ही पहले से इम्यूनिटी देती हैं। एडवांस लेवल का मतलब है ये फ्यूचर में काम करती है, ये भविष्य में काम करती है। कैसे? कैसे? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप सब जब बच्चे थे, आपको आपकी मम्मी ने बहुत सारे टीके लगवाए थे, जिसमें से एक था BCG का टीका, एक था एंटी रेबीज, एक था आपका DPT। चलो वो छोड़ो, आप जब छोटे थे आपको आपकी मम्मी ने पोलियो की ड्रॉप पिलाई थी। पोलियो की दवाई पीते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की। क्यों पिया आपने पोलियो? मैम हमने इसलिए पोलियो की दवाई पी ताकि इन फ्यूचर हमें कभी भी पोलियो ना हो। और वो कैसे नहीं होगा पोलियो? पोलियो किससे होता है? पोलियो वाले वायरस की वजह से होता है। पोलियो वायरस की वजह से होता है। जब हमारे बॉडी में पोलियो वायरस अटैक करता है तो हमें पोलियो हो जाता है। ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको पोलियो की दवाई पिला दी ताकि मेरे बेटे को पोलियो ना हो। अब कैसे नहीं होगा? जैसे ही आपने पोलियो की दवाई में वो पोलियो की दवाई पी, उस पीने में क्या थे? उस दवाई के अंदर, हाँ मम्मी मैं क्लास में अभी छोड़ रही हूँ 5 मिनट में ना। देखिए, आपकी मम्मी ने, मेरी मम्मी का फोन आ गया है ना, मम्मी की बात कर रहे थे, मम्मी का फोन आ गया। देखिए, तो पोलियो कैसे नहीं होगा? मैम हमने पिया पोलियो की दवाई ताकि हमें पोलियो ना हो। और कैसे नहीं? ये देखो मम्मियाँ ऐसी होती हैं, एक बार लग जाती हैं फोन पे, लग जाती हैं। अरे रुको मम्मी, थमो एक बार, रुको। देखिए तो पोलियो की दवाई में जो केमिकल होता है वो केमिकल आएगा कहाँ पर? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट के पास।
और जैसे ही वो केमिकल मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट के पास आएगा, ये दोनों स्टिमुलेट होंगी और ये दोनों स्टिमुलेट होकर कुछ सेल्स बनाएंगी। और कौन सी सेल्स आप बताएंगे? ये मेमोरी सेल्स बनाएंगी, ये याद रखने वाली सेल्स बनाएंगी। और किसको याद रखेंगी? तो पोलियो के अगेंस्ट आपने पोलियो वायरस के अगेंस्ट पी हैं, तो ये किसको याद रखेंगी? पोलियो वाले वायरस को याद रखेंगी। अब इन फ्यूचर कभी भी आपको पोलियो हुआ तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब आपके बॉडी में पोलियो वायरस का अटैक हुआ, पोलियो वाला वायरस आ गया, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये जो आपकी मेमोरी सेल्स हैं वो तुरंत इस पोलियो वायरस पे अटैक करेंगी और तुरंत इसको मार देंगी और हमें पोलियो नहीं होगा। तो इसने पहले से ही अपने अंदर क्या बना ली? मेमोरी सेल्स बना दी। कौन बनाता है मेमोरी सेल्स? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये फ्यूचर में एडवांस लेवल पे इम्यूनिटी दे दी इसने पहले से ही। किसके अगेंस्ट? पोलियो वाले वायरस के अगेंस्ट। ऐसे ही अगर आपने रेबीज का लगाया तो रेबीज वाले वायरस के अगेंस्ट बनेगी, राइट। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे को टीके क्यों लगवाते हैं, हम जो वैक्सीनेशन करवाते हैं, टीकाकरण क्यों करवाते हैं? आप बताओगे टीकाकरण का एक ही मोटो होता है, और क्या मोटो होता है? टू प्रोड्यूस्ड मेमोरी सेल्स। और ये मेमोरी सेल्स कौन बनाती हैं? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, ये आपके WBC काम करती हैं। आप बताओ जरा, कुछ समझ में ना आया हो? देखो ऐसी होती है मम्मियाँ, एक बार फोन करो, काट दिया तो भी समझ में नहीं आ रहा, है ना। ये आपको याद करना है। पूरा का पूरा मैंने आपको RBC करवा दिया, प्लाज्मा करवा दिया, WBC करवा दिया। कल हम आपको पढ़ाएंगे डिजीज ऑफ WBC की बीमारी, देन प्लेटलेट्स, देन ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे हम आपको। ओके, ये आज की क्लास के लिए बहुत है। मैथ्स का जो बैच स्टार्ट हो रही है, NTPC तक पूरा सिलेबस हो जाएगा क्या? तो बेटा मनीष कुमार मैथ्स का ऑलरेडी एक NTPC का बैच है हमारा। अगर आप NTPC तक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वो बैच परचेज करें, इसके लिए मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। ओके चलिए, ठीक है जी, इतना आपको पढ़ना था। आज की क्लास के लिए बहुत है। आज के लिए हमारी सेवाएं यहीं समाप्त होती हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत फ़ोन कर रही है। हाँ, मम्मी का फ़ोन काटने की हिम्मत नहीं है, बात करते हैं उनसे। अगली क्लास हो सकता है कल मेरी ही क्लास हो, कल अंकुर सर की क्लास ना हो सकता है कल मेरी ही क्लास हो। ओके चलिए, कौन सी बैच? मनीष कुमार NTPC का बैच है, प्रॉपर NTPC का बैच है एक, जिसमें आपको कंप्लीट साइंस मिलेगा। खत्म हो चुका है वो ऑलरेडी साइंस, जिसमें आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगा, कंप्लीट आपको मैथ्स मिलेगा। वो बैच आप परचेज कर सकते हैं, जिसका अमाउंट 949 है, आई थिंक 949 रुपीज़। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। मिलेंगे अगली क्लास में। इतना आप पढ़िए आराम से।